हेलो फ्रेंड्स, एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम फिर से एक सेशन लेके आए हैं। एलपी का अगर बात करेगा तो एलपी में हम बताए थे आपको कि सीबीटी 2 में 50 क्वेश्चन बेसिक साइंस इंजीनियरिंग से पूछा जा रहा है, जिसमें हम 2 सेशन इसका लेके आते हैं अल्टरनेट में। एक कल हम लाए थे प्रैक्टिस सेट जो 50 क्वेश्चन का करवाए थे और था एसके झा का बुक से, वहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसी का हम एनालिसिस करवा रहे हैं। और एक करवा रहे हैं जो चैप्टर वाइज चलेगा ड्राइंग का, जिसमें आज हम इंस्ट्रूमेंट उठाए हैं और इसी का चैप्टर वाइज आज चलाएंगे जो ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, और इसी के साथ अल्टरनेट में सेशन आते रहेगा। तो अगर बात करेगा आज का, तो आज के सेशन में आपको हम ड्राइंग में इंस्ट्रूमेंट का ऑब्जेक्टिव करवाएंगे और इसी तरीका से कल आपको मिलेगा प्रैक्टिस सेट एसके झा का, और इसी तरीका से अल्टरनेट में आते रहेगा। तो चलते हैं। आज का पहला प्रश्न बोला गया है, पहला प्रश्न बोला है कि A4 शीट की छोटी भुजा और A3 शीट की लंबी भुजा का अनुपात क्या होता है। तो ये बताइए कि A4 शीट का छोटी भुजा तो आपको पता होगा कि होता है 4, A0, A1, A2, A3 और A4 होता है। इसका साइज का अगर बात करिएगा तो एक होता है लंबाई और चौड़ाई का अगर बात करिएगा तो 841 एक याद रखिएगा और 1189। इसी तरीका से 1189 को आधा लिखिएगा तो आधा करिएगा तो 5 दूनी 10 और 9 दूनी 18 और 4 दूनी 8, 594 और 841 यहाँ से लिख दीजिएगा। फिर 841 का हाफ करिएगा तो कितना आएगा, तो ये आएगा 420 और फिर 594 लिखिएगा। 594 को फिर हाफ करिएगा तो 2 दूनी 4 होगा, 1, 9 दूनी 18 और 7 दूनी 14 और फिर 420 लिखिएगा। फिर 420 का हाफ करेगा तो 210 होगा और यहाँ 297 होगा। आपसे पूछा गया A4 शीट का छोटी भुजा, तो A4 शीट का छोटी भुजा 210 है और A3 शीट की लंबी भुजा, तो A3 शीट की लंबी भुजा कितना है, तो 420 है। तो 210 और 420 का अगर रेशियो लीजिएगा तो 1:2 आता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1:2 होगा। अगले प्रश्न देखिएगा, ये जो साइज दिया गया है, ये साइज याद रखेगा, इस साइज पेपर में बहुत ज्यादा पूछता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि एक पेन जैसी आकृति वाला पॉइंटिंग एवं ड्राइंग उपकरण है, इसका उपयोग टच स्क्रीन पर किया जाता है। एक पेन जैसी आकृति वाला पॉइंटिंग एवं ड्राइंग उपकरण है और इसका उपयोग हम टच स्क्रीन पर किया जाता है। तो टच स्क्रीन पर किसका उपयोग करते हैं, तो स्टाइलिश का करते हैं। स्टाइलिश एक पेन होता है जो पॉइंटिंग और ड्राइंग उपकरण पर टच स्क्रीन का काम करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला कि A0 आकार के कागज पेपर का क्षेत्रफल क्या है। A0 आकार का कागज पेपर का क्षेत्रफल क्या होता है, तो A0 का क्षेत्रफल होता है 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर, और 1 मीटर बराबर पता है आपको कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर को स्क्वायर करिएगा तो 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर इसका क्षेत्रफल का अगर बात करिएगा तो A0, A1, A2 और A3, इसी तरीका से अगर इसका 1 मीटर स्क्वायर होता है तो इसका आधा करेगा तो 0.5 मीटर स्क्वायर होगा। फिर इसको आधा करेगा तो 0.25 मीटर स्क्वायर होगा, और इसी तरीका से आधा करते जाइएगा तो A4 तक लिख सकते हैं। तो A0 का कितना हो जाएगा, तो 1 मीटर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में पूछा गया है कि बताइए कि प्रकार जिसको हम कंपास बोलते हैं, कंपास का उपयोग हम क्या बनाने के लिए करते हैं। कंपास का उपयोग हम क्या बनाने के लिए करते हैं, तो कंपास का उपयोग हम करते हैं वृत्त बनाने के लिए। वृत्त बनाने के लिए कंपास का उपयोग करते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा, किस प्रकार की पेंसिल के लीड में सबसे कठोर ग्रेफाइट होता है। किस प्रकार का पेंसिल के लीड में सबसे कठोर ग्रेफाइट होता है, तो सबसे कठोर ग्रेफाइट होता है 9H में। सबसे कठोर किसमें होता है, तो 9H में होता है। अगर जिस कैंडिडेट अगर इस किताब को फॉलो कर रहे हैं तो उसमें ऑप्शन दे दिया, डी दे दिया है 3H, जो एक गलत है। सबसे हार्डनेस का अगर बात करेगा तो सबसे हार्डनेस होता है 9H, और सबसे अगर बोलेगा कि मुलायम कौन सा होता है, तो सबसे ज्यादा मुलायम होता है 7B। अगर बात करेगा कितने ग्रेड का पेंसिल होता है, तो 18 ग्रेड का पेंसिल होता है। और प्रकार पूछेगा तो प्रकार होता है 3 प्रकार का, एक होता है हार्डनेस, एक होता है मीडियम और एक होता है सॉफ्टनेस, मतलब क्या उसको बोल सकते हैं, तो मध्यम हो गया। एक होता हार्डनेस हो गया, एक मध्यम हो गया और एक हो गया मुलायम हो गया। तो 3 प्रकार का। तो मुलायम में पूछेगा तो 7B हो गया, हार्डनेस में बोलेगा तो 9H हो गया, और 3 प्रकार के पाया जाता है और 18 ग्रेड के टोटल पेंसिल है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि ड्राइंग बोर्ड के वर्किंग एज को क्या कहते हैं। ड्राइंग बोर्ड के वर्किंग एज को हम क्या कहते हैं। देखिएगा, ये जिसे मान लेते हैं कि ड्राइंग बोर्ड है और ड्राइंग बोर्ड के बाएं साइड रहता है वर्किंग एज। बाएं साइड क्या होता है, तो वर्किंग एज होता है, और वर्किंग एज को ही हम कहते हैं एबोनी। वर्किंग एज को हम क्या कहते हैं, तो एबोनी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है,
बोला गया है कि ड्राइंग बोर्ड बनाने के लिए किस प्रकार की लकड़ी का प्रयोग करते हैं। ड्राइंग बोर्ड बनाने के लिए किस प्रकार की लकड़ी का प्रयोग करते हैं, तो सीजन की हुई बिना गांठ की लकड़ी का उपयोग करते हैं। अगर ड्राइंग बोर्ड का बात करिएगा तो ड्राइंग बोर्ड का जो लकड़ी होना चाहिए जो एकदम समतल होना चाहिए, तो वही बोला है कि सीजन की हुई, सीजन मतलब बहुड़ियां से उसको स्वप्न क्लीन किया हुआ, पतला किया हुआ, समतल बनाया हुआ, बिना गांठ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो सीजन की हुई बिना गांठ की लकड़ी का प्रयोग होता है ड्राइंग बोर्ड में। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है 8 नंबर में कहा गया है कि D2 ड्राइंग बोर्ड का साइज होता है। D2 ड्राइंग बोर्ड का साइज क्या होता है। तो अगर हम यहां बात करेंगे D1, D1, D2 और D3 का, तो D0 का अगर बात करेगा तो होता है 1500, 1000 और 25। फिर यहाँ D1 का बात करेगा तो 1000 हो गया, 700 और 25। फिर D2 का बात करेगा तो ये होता है 500, 700, 500 और 15। इसी तरीके से आगे भी होता है, वो याद रखिएगा। ये बताइए कि D2 का पूछा है तो 700, 500 और 15, तो 700, 500 और 15 ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, तो 700, 500 और 15 कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि इन ड्राइंग में बोला है कि इनमें से ड्राइंग बोर्ड का सबसे छोटा साइज कौन सा होता है। तो आपको पता है कि D0 से लेके नीचे जब आइएगा D4 तक तो साइज होता है जो घटते जाता है। तो सबसे बड़ा साइज, सबसे छोटा साइज पूछा है, तो सबसे छोटा इसमें कौन सा है, तो सबसे छोटा होगा D3। अगर D4 रहता तो इससे भी छोटा D4 हो जाता, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, D3। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि टी स्क्वायर, बोला है कि टी स्क्वायर का माप लिया जाता है। टी स्क्वायर का माप लिया जाता है। तो अगर टी स्क्वायर का माप जो लिया जाता है, जिसे ये बताइए कि ड्राइंग बोर्ड होता है, और ड्राइंग बोर्ड पर यहाँ जो लगाया जाता है वो टी स्क्वायर लगाया जाता है, और टी स्क्वायर का यहाँ जो ये होता है बाएं साइड में ये होता है हेड। अब टी स्क्वायर का ये हो गया ब्लेड और ये हो गया हेड। टी स्क्वायर का ये हो गया हेड, ये हो गया हेड और ये हो गया ब्लेड। तो ये बताइए ब्लेड की लंबाई पर ही लिया जाता है। तो टी स्क्वायर का माप लिया जाता है किसका, तो ब्लेड की लंबाई का, ब्लेड की लंबाई का लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लेड की लंबाई। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि टी साइज की टी स्क्वायर की लंबाई होती है। टी साइज की टी स्क्वायर की लंबाई कितनी होती है। तो टी साइज की टी स्क्वायर की लंबाई का अगर बात करेगा तो इसका लंबाई होता है 1000 mm होता है। टी साइज की टी स्क्वायर की लंबाई बोलेगा तो 1000 mm होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, टी स्क्वायर के इस भाग से ड्राइंग शीट के किनारे समांतर लगाई जाती है। बोला कि टी स्क्वायर के इस भाग से ड्राइंग शीट के किनारे के समांतर लगाई जाती है। तो ये बताइए कि ड्राइंग शीट के समांतर को लगाई जाती है, मानते हैं कि ड्राइंग शीट हो गया, तो ड्राइंग शीट के समांतर कहाँ, यहाँ हेड लगाइएगा और ये हो गया समांतर। यही बोला है कि टी स्क्वायर के इस भाग से ड्राइंग शीट के किनारे, ड्राइंग शीट के किनारे समांतर लगाई जाती है। तो किनारे पर क्या लगाया जाता है, तो हेड लगाया जाता है। आप टी स्क्वायर के बारे में जाने होंगे, तो ये है टी स्क्वायर। अगर बात करेगा तो ये हो गया हेड, ये क्या हो गया हेड, और ये हो गया टी स्क्वायर, और इसका बात करेगा तो ये होता है ब्लेड। ये क्या होता है, तो ब्लेड होता है। तो ये जो किनारा पर लगेगा ड्राइंग शीट के बाईं साइड, तो कौन लगेगा, हेड लगेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि निम्न में से कौन सा कोण समूह सेट स्क्वायर में नहीं है। सेट स्क्वायर में नहीं है। तो सेट स्क्वायर में दो प्रकार का कोण बनता है, दो प्रकार का बनता है, एक 45, 45, 90 का बनता है, और एक 30, 60, 90 का बनता है। 15, 75, 90 का नहीं बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यही गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि किसका प्रयोग हम 0 डिग्री से 180 डिग्री या 360 डिग्री तक के कोण बनाने या मापने के लिए किया जाता है। तो 0 डिग्री से 180 डिग्री या 360 डिग्री का जो हम प्रयोग करते हैं वो किसका प्रयोग करते हैं, तो प्रोटेक्टर का उपयोग करते हैं। किसका, तो प्रोटेक्टर का उपयोग करते हैं। और आम भाषा में हम लोग क्या कहते हैं इसको, तो चांद कहते हैं। और ये चांद जो होता है वो अर्धवृत्ताकार भी होता है, अर्धवृत्ताकार भी होता है और वृत्ताकार भी होता है, दोनों प्रकार का होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला है कि बड़ी कंपास में, बोला है कि बड़ी कंपास से अधिकतम व्यास के वृत्त खींचने के कंपास में किसे लगाया जाता है। जैसे बड़ी कंपास हो गया और अधिकतम व्यास को खींचना है, अधिकतम व्यास के वृत्त खींचने के कंपास में क्या लगाया जाता है, तो लेंथनिंग बार लगाया जाता है, लेंथनिंग बार लगाया जाता है। जैसे छोटा होता है तो नॉर्मल से काम चल जाता है, लेकिन अगर बड़ी कंपास में अगर अधिकतम व्यास को अगर खींचना है तो उसमें लेंथनिंग बार लगाया जाता है, लेंथनिंग बार लगाया जाता है। दोस्त बता देते हैं कि 15 क्वेश्चन जो था उसमें एलपी के द्वारा पूछे गए प्रीवियस पेपर ही करवाए हैं। इसी के साथ लेवल 2 में आता है जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बनने की संभावना है। आपको पता है कि अब इसका 40 क्वेश्चन से वेटेज बढ़ के कितना हो गया है, तो 50 क्वेश्चन हो गया है। तो
स्वाभाविक है कि इसमें बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में ड्राइंग भी अहम भूमिका निभावेगा, क्योंकि इससे भी 15 से 20 क्वेश्चन पूछने की संभावना है। 15 क्वेश्चन तो मिनिमम पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि इसका वेटेज है जो बढ़ गया है। तो अगले प्रैक्टिस में देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन का। 16 नंबर में क्वेश्चन में कहा गया है कि 120 mm व्यास के वृत्त खींचने के लिए इस उपकरण का प्रयोग करते हैं। 120 mm व्यास को खींचने के लिए, तो 120 mm व्यास को खींचने के लिए हम बड़ी कंपास का उपयोग करते हैं, बड़ी कंपास का उपयोग करते हैं। अगर छोटा का अगर बात करेगा कि छोटा कंपास का 25 mm से 50 mm तक खींचने का काम करता है। 25 mm से 50 mm तक खींचने का काम करता है कौन? तो छोटा कंपास। और 120 mm से ऊपर का खींचने का काम करता है कौन? तो बड़ी कंपास करता है। अगले प्रश्न में देखिएगा, बोला है कि वृत्त खींचने के लिए कंपास को किस दिशा में घुमाया जाता है। तो वृत्त खींचने के लिए कंपास को किस दिशा में घुराते हैं? तो क्लॉक वाइज घुराते हैं, क्लॉक वाइज घुराते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लॉक वाइज। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में पेंसिल का चुनाव किस आधार पर किया जाता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में पेंसिल का जो चुनाव होता है वो किस आधार पर किया जाता है? तो वो ग्रेड के आधार पर किया जाता है, किस ग्रेड का पेंसिल है। दोस्त बता देते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे 18 ग्रेड भी दिया गया है बुक में, और कभी कभी है 3 ग्रेड दिया जाता है, और ये 18 प्रकार दे दिया जाता है, 18 प्रकार दिया जाता है और 3 ग्रेड दिया जाता है। तो ग्रेड लीजिएगा तो 3 ग्रेड का उपयोग होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, सबसे नरम पेंसिल किस ग्रेड का होता है। बोला है कि सबसे नरम पेंसिल जो होता है वो किस ग्रेड का होता है। तो हम बताए थे कि सबसे नरम पेंसिल होता है 7B होता है, सबसे नरम पेंसिल 7B होता है। और सबसे हार्डनेस का अगर बात करेगा तो 9H होता है, जो सबसे हार्डनेस होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला है सबसे हार्ड पेंसिल का ग्रेड कौन सा होता है। तो अभी हम बताएंगे कि सबसे हार्ड पेंसिल होता है 9H। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है, कहा गया है कि पेंसिल के लेड की हार्डनेस किस पर निर्भर करता है। जो पेंसिल के लेड की हार्डनेस किस पर निर्भर करता है, हार्डनेस किस पर निर्भर करता है? तो एक निर्भर करता है कॉलिन या कलीन की मात्रा पर निर्भर करता है, कलीन की मात्रा पर निर्भर करता है हार्डनेस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, बोलता है कि आउटलाइन खींचने के लिए किस ग्रेड की पेंसिल का उपयोग किया जाता है। आउटलाइन खींचने के लिए, आउटलाइन खींचने के लिए किस ग्रेड की पेंसिल की जरूरत होती है। तो आउटलाइन अगर खींचना है तो आउटलाइन के लिए एच प्रकार की पेंसिल का उपयोग करते हैं। अगर बात करिएगा कि कितने प्रकार का पेंसिल होता है, तो 18 प्रकार का। कितने ग्रेड होता है? तो 3 ग्रेड का होता है। लेकिन कभी कभी इसी ग्रेड को 18 ग्रेड बना देता है और 3 प्रकार बना देता है, तो ध्यान दीजिएगा क्योंकि बुक में ऐसा मेंशन किया हुआ है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि किसका प्रयोग हम अव्यवस्थित वक्र बनाने के लिए किया जाता है। अव्यवस्थित वक्र बनाने के लिए मतलब ये हुआ कि उसका फिक्स आकार नहीं होता है। अब नॉर्मल जो आप लोग जो प्रकार यूज करते हैं उस सबका इंस्ट्रूमेंट का, उससे नहीं बनाया जाता है। तो इसका हम फ्रेंच वक्र का, फ्रेंच कर्व का उपयोग करते हैं, जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, उसी को बोलता है अव्यवस्थित वक्र को बनाने के लिए हम फ्रेंच कर्व का प्रयोग करते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला है कि A0 साइज की ड्राइंग शीट की क्षेत्रफल क्या होता है। तो हम पीछे भी आपको बताए हैं कि A0 साइज की ड्राइंग की जो क्षेत्रफल होता है वो 1 मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर स्क्वायर होता है। इसी तरीके से A1 बोलेगा तो इसका आधा कर दीजिएगा 0.5 मीटर स्क्वायर। फिर A2 बोलेगा तो इसी को आधा करेगा 0.25 मीटर स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न 25 नंबर में बोला गया है, कहा गया है कि इंपीरियल साइज की ड्राइंग शीट माप क्या होता है। अगर बात करेगा इंपीरियल साइज का, तो इंपीरियल साइज की ड्राइंग शीट का माप क्या होता है। तो इंपीरियल साइज की ड्राइंग शीट का जो माप होता है वो 594 और 841 होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंपीरियल साइज 594 841। आपको पता है कि A0 का अगर बात करेगा तो A0 कौन सा हो जाता है, तो ए होता है, A0 हो गया। अगर 594 और 841 का अगर बात करेगा तो ए क्या हो गया, तो A1 हो गया। और A1 को ही हम इंपीरियल साइज की ड्राइंग शीट कहते हैं, A1 को इंपीरियल साइज की ड्राइंग कहते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला है कि टी स्क्वायर बना होता है, टी स्क्वायर किसका बना होता है। तो अगर टी स्क्वायर का अगर बात करेगा तो टी स्क्वायर है जो हार्ड लकड़ी का भी बना होता है और प्लास्टिक का भी बना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि टी स्क्वायर हार्ड लकड़ी का और प्लास्टिक दोनों का बना होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि सेट स्क्वायर का आकार होता है, सेट स्क्वायर का आकार कैसा होता है। तो सेट स्क्वायर का आकार होता है त्रिभुजाकार। आपको हम बताएं भी कि सेट स्क्वायर 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का कौन बना सकता है। अगर बात करेगा 45 और 90 का, और एक बनाता है 30, 60, 90 का बनाता है। तो ये 2 प्रकार का कौन बनाता है, तो एक कैसा होता है, तो त्रिभुजाकार होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है,
बोला गया है कि सेट स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है। सेट स्क्वायर का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो अगर सेट स्क्वायर का अगर बात करेगा तो सेट स्क्वायर का समांतर लाइनें खींचने के लिए भी करते हैं और कोण चेक करने के लिए भी करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि ए और बी दोनों का प्रयोग करते हैं। अगले प्रश्न में बोला है कि प्रोटेक्टर किससे बना होता है? प्रोटेक्टर किससे बना होता है? तो अगर प्रोटेक्टर का बात करेगा तो प्रोटेक्टर है जो लकड़ी का भी बना होता है और प्लास्टिक का भी बना होता है। तो ए और बी दोनों होगा। तो प्रोटेक्टर प्लास्टिक का भी बनता है और लकड़ी का भी बनता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है, कहा गया है कि लेनिंग को मिस किया है, या इसको हम बोलेंगे लेंथनिंग बार का प्रयोग किया जाता है। लेंथनिंग बार का हम कहां प्रयोग करते हैं? तो लेंथनिंग बार का हम प्रयोग करते हैं बड़े आकार के वृत्त खींचने के लिए। बड़े आकार का वृत्त खींचने के लिए हम लेंथनिंग बार का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा कि लेंथनिंग कहां प्रयोग करते हैं? तो बड़े आकार का वृत्त खींचने के लिए। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले में बोला है कि ड्राइंग बोर्ड एक अच्छी सीजनिंग की हुई लकड़ी का बना होता है और इसकी मोटाई लगभग कितना होता है? तो ड्राइंग बोर्ड एक अच्छी सीजनिंग की हुई लकड़ी का बना होता है और इसका अगर मोटाई का बात करेगा तो मोटाई इसका होता है लगभग 25 mm होता है। लगभग 25 mm होता है। अगले प्रश्न देखिएगा कि ड्राइंग बोर्ड के स्लॉटेड जोड़ के फास्टनिंग निम्न में से युक्त का प्रयोग किया जाता है। तो ड्राइंग बोर्ड के स्लॉटेड जोड़ की फास्टनिंग निम्न में से प्रयोग किसका करते हैं? तो आपको हम बता देते हैं कि ड्राइंग बोर्ड का जो स्लॉटेड किया होता है, जैसे ये ड्राइंग बोर्ड होता है, तो ड्राइंग बोर्ड पर देखिएगा कि पट्टी लगा होता है। पट्टी को बांध के कौन रखता है? तो बैटन रखता है। पट्टी को बांध के रखता है तो बैटन, तो 2 बैटन लगा रहता है और इसी में रहता है पेंच लगा हुआ। पेंच इसी को बांध के रखता है, तो पेंच और बैटन्स का प्रयोग करते हैं। पेंच और बैटन्स का प्रयोग करते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि ड्राइंग बोर्ड का, देखिएगा, ड्राइंग बोर्ड की सतह समतल होती है और इसकी समतलता निम्न में से युक्तियों से चेक की जा सकती है। बोला है कि ड्राइंग बोर्ड की सतह समतल होती है और इसकी समतलता निम्न में से युक्तियों में से चेक की जा सकती है। मतलब किसके द्वारा चेक की जाती है? तो चेक की जाती है स्ट्रेट एज के द्वारा चेक की जाती है। स्ट्रेट एज के द्वारा समतलता की ड्राइंग बोर्ड समतल है कि नहीं, इसके द्वारा चेक किया जाता है। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला है कि टी स्क्वायर के 2 भाग होते हैं और एक हेड और दूसरा ब्लेड, निम्न में से सिरा क्रियान्वित होता है। तो सिरा क्रियान्वित का मतलब ये हुआ कि सिरा क्रियान्वित का मतलब हो गया कि हेड भी होगा और ब्लेड भी होगा। तो सिरा क्रियान्वित होता है जो ये दोनों होता है, दोनों होता है। सिरा और ब्लेड, सिरा जो क्रियान्वित होता है वो ब्लेड भी होता है और हेड भी होता है। अगर टी स्क्वायर का बात करेगा तो ये है टी स्क्वायर, ये हो गया टी स्क्वायर, और इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं हेड और इसको हम बोलते हैं ब्लेड। इसको हम क्या बोलते हैं? तो ब्लेड बोलते हैं। तो ये हो गया हेड और ये हो गया हेड और ये हो गया ब्लेड। अगले प्रश्न में देखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि ड्राइंग बोर्ड की एबोनी एज के साथ टी स्क्वायर की मदद से हेड का प्रयोग निम्न में से क्या खींचा जाता है? बोला है कि ड्राइंग बोर्ड की एबोनी, जो दिया गया है कि ड्राइंग बोर्ड की एबोनी है, एबोनी, ड्राइंग बोर्ड की एबोनी एज के साथ टी स्क्वायर की मदद से हेड का प्रयोग निम्न में से क्या खींचा जा सकता है? इसे ये बताइए कि ये ड्राइंग बोर्ड लेते हैं, ये ड्राइंग बोर्ड है और ड्राइंग बोर्ड में टी स्क्वायर जो लगता है, हेड लगता है, वो बाईं साइड लगता है। तो ये टी स्क्वायर अगर हम यहाँ लगाएंगे तो इस तरीका से हम टी स्क्वायर लगाएंगे, ये पूरा फिक्स रहता है, टी स्क्वायर लगाते हैं। इसको हम क्या खींचने के लिए करते हैं? तो क्षैतिज रेखा भी खींचा जा सकता है, क्षैतिज रेखा भी खींच सकते हैं, एबोनी एज का टी स्क्वायर, ठीक है। समांतर रेखा भी खींचने के लिए प्रयोग करते हैं। सेट स्क्वायर और स्टेनलेस स्टील का मार्ग भी दर्शन देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है, कहा गया है कि पेंसिल के ग्रेड किस तत्व पर आधारित होता है? पेंसिल का जो ग्रेड होता है वो किस तत्व पर आधारित होता है? तो पेंसिल का ग्रेड होता है जो लीड की हार्डनेस और सॉफ्टनेस पर आधारित होता है। लीड की हार्डनेस और सॉफ्टनेस पर होता है। अगर बात करेगा कि ग्रेड का अगर बात करेगा तो पेंसिल का ग्रेड 3 प्रकार का होता है। एक हार्डनेस हो गया, एक सॉफ्टनेस हो गया और एक मीडियम हो गया, मध्यम हो गया। अगर प्रकार का बात करेगा तो प्रकार कितना प्रकार का होता है? 18 प्रकार का। सबसे हार्डनेस का बात करेगा तो 9H होता है और सॉफ्टनेस का बात करेगा तो 7B होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि किस ग्रेड की पेंसिल सबसे ज्यादा कठोर और नर्म होता है? तो अभी हम बताए हैं कि कठोर होगा 9H और नर्म जो होगा वो 7B होगा। तो 9H और 7B, 9H और 7B होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में
कहा गया है कि नर्म लेड पेंसिल का प्रयोग मोटी और गहरी रेखा के लिए उचित है। तो मध्य ग्रेड पेंसिल H2H का प्रयोग कहाँ उचित होता है? बोला है कि नर्म लेड पेंसिल का प्रयोग मोटी और तथा गहरी रेखा के लिए उचित है। तो मध्य ग्रेड पेंसिल का H हो गया मध्य और 2H का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? तो साधारण कार्य जैसे अंशांकन में करते हैं, साधारण कार्य अंशांकन में करते हैं। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि H2H और 3H ग्रेड की पेंसिल सदैव निर्भर करता है। तो H है 2H और 3H का जो पेंसिल है वो निर्भर किस पर करता है? तो कागज की गुणवत्ता और मौसम की स्थिति पर निर्भर करता है। मध्यम जो पेंसिल होता है वो कागज की गुणवत्ता पर और मौसम की स्थिति पर निर्भर करता है। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि बारिश के मौसम या अधिक हुमस से पेंसिल का लेड सख्त हो जाती है, तो अतः निम्न में से प्रयोग करना उचित होगा। तो सख्त हो जाती है तो किसका हम प्रयोग कर सकते हैं? तो नर्म का प्रयोग कर सकते हैं, नर्म ग्रेड का प्रयोग कर सकते हैं। और नर्म ग्रेड में कौन आता है? तो 7B आता है। अगर हार्ड में बात करते हैं कि सख्त ग्रेड में मतलब हार्ड में कौन आता है? तो हार्डनेस में आता है 9H होता है, 9H होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि जब ड्राइंग की कोई भी भाग या रेखा मिटाने या सुधार करना हो तो कौन सी युक्ति का प्रयोग करते हैं? तो ड्राइंग बोर्ड का कोई भी भाग रेखा मिटानी हो या सुधार करनी हो तो इरेजिंग शील्ड का प्रयोग करते हैं, इरेजिंग शील्ड का प्रयोग करते हैं। अगले प्रश्न में बोला है कि सेट स्क्वायर कितने प्रकार के होते हैं? तो पीछे भी हम बताएं आपको कि सेट स्क्वायर 2 प्रकार के होते हैं, एक 45 डिग्री और 90 डिग्री बनाता है, एक बनाता है 30, 60 और 90 डिग्री का बनाता है। तो ये 2 प्रकार के बनाता है। अगले प्रश्न देखिएगा, सेट स्क्वायर बोला है कि सेट स्क्वायर किस पदार्थ से बने होते हैं? तो सेट स्क्वायर किस पदार्थ से बने होते हैं? तो ये पारदर्शी सेलुलॉइड और प्लास्टिक के बने होते हैं, पारदर्शी सेलुलॉइड और प्लास्टिक के बने होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारदर्शी सेलुलॉइड और प्लास्टिक के बने होते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि सेट स्क्वायर 2 प्रकार के होते हैं जिसमें 60-30 की लंबाई 25 सेंटीमीटर होता है और 45 और 45 की लंबाई कितनी होती है? इसे बोला गया कि सेट स्क्वायर जो होता है 2 प्रकार का, इसमें 60 और 30 डिग्री का जो लंबाई होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। तो बताइए कि 45 और 45 डिग्री का इसका लंबाई कितना होता है? तो अगर 45 और 45 का अगर बात करेगा तो इसका 20 सेंटीमीटर होता है। कितना? तो 20 सेंटीमीटर होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि सेट स्क्वायर का प्रयोग सभी रेखाएं खींचने के लिए किया जाता है, लेकिन निम्न में से क्या रेखा नहीं खींचा जा सकता है? दोस्तों बता देते हैं एरर दिया है इसमें। अगर बात करेगा सेट स्क्वायर का, तो सेट स्क्वायर है जो हॉरिजॉन्टल भी खींचता है, लंबवत भी खींचता है, वर्टिकल भी खींचता है, तिरछा भी खींचता है। लेकिन इसमें आंसर लिया है जो बी लिया है, तो ये हमको डॉट लग रहा है क्वेश्चन पर, क्वेश्चन ही गलत ऑप्शन सेट किया है। क्वेश्चन सही है कि ऑप्शन गलत सेट किया हुआ है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि स्केल का प्रयोग निम्न उद्देश्य के लिए किया जाता है। स्केल का प्रयोग जो हम करते हैं वो किस उद्देश्य से किया जाता है? तो माप स्थानांतरण और विमांकन हेतु करते हैं। स्केल का जो उपयोग करते हैं माप स्थानांतरण के लिए और विमांकन के लिए करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि स्केल प्राय लकड़ी, स्टील, हाथी के दांत और सेलुलॉइड प्लास्टिक के उपलब्ध होते हैं। तो इनमें ज्यादा होते हैं। बताइए कि स्केल प्राय लकड़ी के, स्टील, हाथी दांत और सेलुलॉइड प्लास्टिक के उपलब्ध होते हैं। तो इनमें किसका ज्यादा प्रयोग होता है? तो स्टेनलेस स्टील का ज्यादा होता है, स्टेनलेस स्टील का ज्यादा होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि एक स्केल प्राय चपटे तिरछे किनारे वाले त्रिकोणीय अनुप्रस्थ काट के होते हैं। तो ये साधारणतः कार्य हेतु निम्न लंबाई चौड़ाई उपलब्ध होते हैं। बोला है कि स्केल प्राय चपटे तिरछे किनारे वाले या त्रिकोणीय अनुप्रस्थ काट के होते हैं। तो ये साधारणतः कार्य हेतु निम्न लंबाई चौड़ाई और उपलब्ध होते हैं। मतलब लंबाई और चौड़ाई आपको बताना है। तो लंबाई या चौड़ाई की अगर बात करेगा तो 150 mm लंबाई और 20 mm चौड़ाई होता है, या 300 mm लंबाई और 3.5 mm चौड़ाई होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि स्केल प्राय चपटे भी होते हैं, तिरछे किनारे वाले या त्रिकोणीय अनुप्रस्थ काट के होते हैं। तो इस साधारणतः कार्य हेतु लंबाई और चौड़ाई किसमें उपलब्ध होता है? तो 150 mm लंबाई और 20 mm चौड़ाई, या 300 mm लंबाई और 3.5 mm चौड़ाई होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा,
अगले प्रश्न में कहा गया है कि फ्रेंच कर्व का प्रयोग हम बनाने के लिए करते हैं, मतलब फ्रेंच कर्व का प्रयोग हम किस में करते हैं। तो हम बताए थे कि आप व्यवस्थित जिसको कोई निश्चित आकार नहीं होता उसको हम बनाने के लिए फ्रेंच कर्व का उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न में देखिएगा कि चांद की अल्पतमांक होती है, चांद की अल्पतमांक कितना डिग्री होती है। तो अगर बात करेगा चांद की अल्पतमांक की, तो चांद की अल्पतमांक होती है कितना, तो 1 डिग्री होता है। कितना, तो 1 डिग्री होती है चांद की। ड्राइंग बोर्ड के बाईं सिरे पर काली पट्टी लगी होती है तो उसे क्या कहा जाता है। तो ड्राइंग बोर्ड का अगर बोर्ड के बाएं साइड का अगर बात करिएगा तो ड्राइंग बोर्ड के बाएं साइड में एक पट्टी लगा होता है और इसी को हम क्या बोलते हैं, तो एबोनी बोलते हैं, स्ट्रेट एबोनी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि स्केच बुक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। स्केच बुक का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, तो स्केच बुक का प्रयोग करते हैं हम रफ ड्राइंग के लिए, रफ ड्राइंग के लिए हम प्रयोग करते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि ड्राइंग में बहुउद्देशीय ड्राइंग मशीन का क्या नाम है। ड्राइंग में बहुउद्देशीय ड्राइंग मशीन का क्या नाम है। तो ड्राइंग में बहुउद्देशीय ड्राइंग मशीन का नाम क्या है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो ड्राफ्टिंग मशीन बोलते हैं। क्या, तो ड्राफ्टिंग मशीन बोलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला है कि पेंसिल के कई प्रकार उपलब्ध होते हैं तो जिन्हें मुक्त प्रकार का विशिष्ट कार्य करने के लिए चयन किया जाता है। उपयुक्त प्रकार का विशिष्ट कार्य करने के लिए चयन जो किया जाता है वो चयन किया जाता है 2H और 3H का। दोस्त बता देते हैं कि पेंसिल से बहुत ज्यादा प्रश्न बनता है। पेंसिल का अगर प्रकार या ग्रेड का बात करेगा तो ये 18 ग्रेड का होता है। अगर प्रकार का बात करेगा तो 3 प्रकार का होता है। अगर 18 ग्रेड में बोलेगा कि सबसे ज्यादा कठोर कौन सा होता है, तो सबसे ज्यादा कठोर होता है 9H। और अगर बोलेगा सबसे ज्यादा मुलायम कौन सा होता है, तो मुलायम होता है 7B। 7B होता है जो ज्यादा मुलायम होता है और 9H होता है जो कठोर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि टी स्क्वायर के किस भाग से ड्राइंग पेपर पर अनुप्रस्थ समांतर रेखाएं खींचने में प्रयुक्त की जाती है। बोला है कि टी स्क्वायर के किस भाग से ड्राइंग पेपर पर अनुप्रस्थ समांतर रेखाएं खींचने में प्रयुक्त की जाती है। तो ड्राइंग खींचने के लिए हम ब्लेड का प्रयोग करते हैं। अगर हम बात करते हैं ड्राइंग बोर्ड का, तो ड्राइंग बोर्ड इस तरीके से बनाइएगा और ड्राइंग बोर्ड पर ही यहाँ रहता है एबोनी, और एबोनी के सहारे से ही टी स्क्वायर लगाया जाता है, टी स्क्वायर लगाया जाता है। और टी स्क्वायर का अगर बात करिएगा तो टी स्क्वायर का ये जो हुआ, ये हुआ ब्लेड है। ये क्या है, तो ब्लेड है। और इसका पार्ट बोलेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो हेड बोलेंगे। और हेड और ब्लेड के बीच कितना डिग्री का कोण बनता है, तो 90 डिग्री का कोण बनता है। तो समांतर रेखाएं जो खींचने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं वो ब्लेड का ही प्रयोग करते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि सेट स्क्वायर विभिन्न कोण बनाते हैं। सेट स्क्वायर है जो विभिन्न कोण बनाते हैं। तो 60 और 30 डिग्री के सेट स्क्वायर का कोण ए का मान कितना होगा। तो ये बताइए कि 60 डिग्री और 30 डिग्री को लेके बना रहा है, तो 60, 30 और 90 हुआ। तो ये जो बाहर एक्सटीरियर एंगल आपसे पूछा जा रहा है, तो ये बताइए कि कोई भी सीधी रेखाएं पर कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो 180 डिग्री का कोण बनता है। तो 30 डिग्री बना हुआ है, तो शेष कितना बचा है, तो शेष बचा है कितना, तो 150 डिग्री हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर बोलेगा कि बताइए कि सेट स्क्वायर कितने प्रकार के होते हैं, तो सेट स्क्वायर 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। दूसरा अगर पूछेगा तो 45 डिग्री और 90 डिग्री होता है। ये 2 प्रकार का सेट स्क्वायर होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि सेट स्क्वायर को विभिन्न कोण बनाने के प्रयुक्त करते हैं। सेट स्क्वायर को विभिन्न कोण बनाने में प्रयुक्त करते हैं। तो ये बताइए कि एक सेट स्क्वायर में 45 सेट स्क्वायर से बनाए गए कोण ए का मान कितना होगा। तो ये बताइए कि ये 45 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो ये भी 45 डिग्री होगा। और ये 45 डिग्री है और एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा है, तो यहाँ कितना बनाएगा, तो 180 डिग्री बनाएगा। तो यहाँ शेष कितना रह जाएगा, तो 135 डिग्री रह जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा,
अगले प्रश्न में कहा गया है कि उस उपकरण का नाम बताइए जिसे छोटे एक समान वृत्त बनाने में प्रयुक्त करते हैं। बोला है कि उस उपकरण का नाम बताएं जिसे छोटे और एक समान वृत्त बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो छोटे और एक समान वृत्त बनाने के लिए हम प्रयोग किसको करते हैं? तो कंपास का प्रयोग करते हैं, कंपास का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि किस पेंसिल का लेड ग्रेड अधिक कोमल होता है। अधिक कोमल का मतलब है कि मुलायम होता है। तो हम बताए थे कि सबसे ज्यादा मुलायम कौन सा होता है? तो 7B होता है। अगर कठोर का बात बोलेगा तो कठोर बताइएगा कि सबसे ज्यादा कठोर कौन सा होता है? तो 9H होता है। और 9H से पतला दिखता है। कठोर रहने के कारण क्या होता है? तो पतला दिखाता है, और मुलायम रहने के कारण यहाँ मोटा दिखाता है। अगर बात करेगा पेंसिल का, तो पेंसिल में बताए थे कि 18 ग्रेड है और 3 प्रकार है, 3 प्रकार है। अगर 18 ग्रेड का नाम अगर बताना है तो आपको हम बता देते हैं कि 9H, 8H, 7H, 6H, 6H के बाद 5H, 4H, 3H, 2H, 2H, H, HB, F, B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B और 7B। तो इस तरफ आइएगा तो क्या होगा? तो इसका नर्म होता है, कोमल होता है, वो बढ़ता है, और इस तरफ जाइएगा तो कठोर बढ़ता है। तो सबसे ज्यादा कठोर कौन सा होता है? तो 9H होता है। और सबसे ज्यादा मुलायम कौन सा होता है? तो 7B होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि लेड ग्रेड के अनुसार किस पेंसिल में लेड अधिक होता है, मतलब कठोर ज्यादा होता है। तो अगर कठोर में हम आपको बताए थे कि सबसे ज्यादा कठोर कौन सा होता है? तो 9H होता है। सबसे कठोर 9H हो गया। और मुलायम में बोलेगा तो मुलायम में कौन सा होता है? तो 7B होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि 4 प्रकार के अर्ध स्वचालित पेंसिल लेड प्राप्त होते हैं। तो एक अर्ध स्वचालित पेंसिल लेड का आकार क्या होगा? बोला है कि 4 प्रकार के अर्ध स्वचालित पेंसिल लीड प्राप्त होते हैं। तो एक अर्ध स्वचालित पेंसिल लेड का आकार कैसा होगा? तो इसका आकार होगा 0.5 मिमी के बराबर होता है, 0.5 मिमी के बराबर होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि निम्न में से कौन सा समूह है जो सेट स्क्वायर में नहीं होता है। तो हम आपको बताए थे कि सेट स्क्वायर 2 प्रकार का होता है। एक 45 डिग्री 90 का कॉम्बिनेशन बनाता है, और एक 30 60 90 का बनाता है। 15 75 90 का कॉम्बिनेशन नहीं बनाता है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सेट स्क्वायर हमेशा 15 के मल्टीपल बनाता है, 15 के मल्टीपल बनाता है। तो सेट स्क्वायर 2 प्रकार का होता है, एक 45 45 90 और 30 60 90। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि एक सेट स्क्वायर सेट में इनकी संख्या कितनी होती है। तो एक सेट स्क्वायर के सेट में इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या 2 होती है। एक 45 45 90 और एक होता है 30 60 और 90। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि ड्राइंग पेपर की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है। तो ड्राइंग पेपर का लंबाई और चौड़ाई का अगर बात करेगा तो 1:√2 होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न में कहा गया है कि 0 डिग्री से 180 डिग्री या 360 डिग्री तक कोण को बनाने या मापने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। बोला है कि 0 डिग्री से 180 डिग्री या 360 डिग्री तक के कोण को बनाने या मापने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो अगर प्रयोग करते हैं तो प्रोटेक्टर का प्रयोग करते हैं, जिसको हम लोग आम भाषा में क्या बोलते हैं? तो चांद बोलते हैं। इसका हम किसका प्रयोग करते हैं? तो प्रोटेक्टर का प्रयोग करते हैं। टी स्क्वायर में हम क्या बताए थे कि टी स्क्वायर का अगर बात करेगा तो टी स्क्वायर जो इस तरीका से होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम ब्लेड बोलते हैं और इसको हम हेड बोलते हैं। हेड और ब्लेड के बीच में कितना डिग्री का कोण बनाता है? तो 90 डिग्री का बनाता है। सेट स्क्वायर की बात करेगा तो सेट स्क्वायर कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि IS 1360/1986 के अनुसार टी स्क्वायर के T3 ब्लेड की लंबाई कितनी होती है। बोला है कि IS 1360/1986 के अनुसार टी स्क्वायर के T3 ब्लेड की लंबाई
कितना होता है। तो T3 की लंबाई कितना होता है, तो 500 होता है। लंबाई कितना होता है, तो 500 होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला कि नियमित पेंसिल की तुलना में अर्ध स्वचालित प्रकार की पेंसिल का क्या लाभ होता है। बोला है कि नियमित पेंसिल की तुलना में अर्ध स्वचालित प्रकार की पेंसिल का क्या लाभ होता है। तो अर्ध स्वचालित का जो होता है वो तेज करने की आवश्यकता होती है। अर्ध स्वचालित प्रकार की पेंसिल का क्या लाभ होता है, तो अर्ध स्वचालित पेंसिल का लाभ यही होता है कि उसको तेज करने की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि टी स्क्वायर को किस प्रकार के अभिकल्पित या नामित किया जाता है। तो टी स्क्वायर को किस प्रकार से अभिकल्पित या नामित किया जाता है, तो ब्लेड की लंबाई से नामित किया जाता है। ब्लेड की लंबाई से नामित किया जाता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि ड्राइंग बोर्ड में एक्स लेवल से किए गए भाग का नाम बताइए। बोला कि ड्राइंग बोर्ड में एक्स से लेवल किए गए भाग का नाम बताना है। तो एक्स से जो लेवल किया हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं वर्किंग एजेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो वर्किंग एजेज बोलते हैं। और इसी को हम एबोनी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, तो एबोनी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, एबोनी बोलते हैं या वर्किंग एजेज कहते हैं। अगर बटन का बात करेगा तो ये होता है जो बैटन लगा हुआ रहता है। ये क्या है, तो बैटन रहता है और पट्टियों को क्या करता है, तो बांधने का काम करता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि ड्राइंग बोर्ड के उस भाग का नाम बताइए जिस पर टी स्क्वायर का शॉर्ट या शीर्ष सरकता है। बोला है कि ड्राइंग बोर्ड का उस भाग का नाम बताइए जिस पर टी स्क्वायर का स्टॉक या शीर्ष सरकता है। तो ये बताइए कि ये है ड्राइंग बोर्ड। और ड्राइंग बोर्ड में हम बताए थे कि बाएं साइड रहता है एबोनी और इसी पर टी स्क्वायर सेट किया जाता है। इसी पर टी स्क्वायर सेट किया जाता है और इस हिसाब से टी स्क्वायर सेट होता है और इसका काम होता है क्या करना, तो इसका होता है आगे पीछे करने का काम करता है, जो स्टॉक का शीर्ष का काम करता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो एबोनी एज बोलते हैं। एबोनी एज बोलते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि सही उत्तर लिखें। सही उत्तर लिखें। बोला कि A1 पेपर का साइज क्या होता है। A1 पेपर का साइज क्या होता है, तो हम लिखा देते हैं। जैसे अगर A1 पेपर का अगर साइज का बात करिएगा, A1 पेपर का अगर साइज का बात करेगा तो A1 पेपर का जैसे A0 हुआ, A1 हुआ, A2 हुआ, A3 हुआ और A4 हुआ। A0 का सिर्फ याद रखेगा, इसका होता है 841 और 1189 होता है। 841 और 1189 होता है। 1189 का जब हाफ करिएगा तो 5 दूनी 10, 1 9 दूनी 18 और 4 दूनी 8। इसको यहाँ लाना है तो 841 यहाँ चलाएगा। फिर 841 को आधा करिएगा तो 420 अप्रॉक्स होगा और 594 फिर यहाँ उतार देना है 594। फिर 594 का आधा करिएगा तो 2 दूनी 4, 9 दूनी 8, 9 दूनी 18 हो गया, 1 9 दूनी 18, 1 और 7 दूनी 14 हो गया। फिर 420 को यहाँ उतारना है। फिर 420 का आधा करिएगा तो 210 और 297। अब जो पूछा जा रहा है वो बता सकते हैं। A1 का पूछा जा रहा है तो A1 का कितना है, तो 594 841 है। 594 841 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि 841 और 1189 मिमी में ट्रिमिंग माप वाले पेपर को क्या कहते हैं। 841 और 1189 के मिलीमीटर में ट्रिमिंग माप वाले पेपर को हम क्या कहते हैं, तो ये बताइए किसको हम क्या कहते हैं, तो A0 कहते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि भारतीय मानक संस्थान के अनुसार इंजीनियरिंग स्केल कितने प्रकार के होते हैं। इंजीनियरिंग स्केल है जो कितने प्रकार के होते हैं, तो इंजीनियरिंग स्केल का अगर बात करिएगा तो एक फुल स्केल भी होता है, उच्च स्केल भी होता है और निम्न स्केल भी होता है। तो इन तीनों प्रकार के होते हैं, निम्न स्केल, उच्च स्केल और फुल स्केल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि IAS विशिष्टता के 6 विभिन्न प्रकार के कटे हुए रेखा चित्र पन्ने उपलब्ध होते हैं। तो A4 शीट का माप क्या होगा, तो A4 शीट का माप का अगर बात करेगा तो A4 शीट का लास्ट में माप हम बताए थे कि 210 से 297 होता है। तो लास्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका हम साइज भी आपको हम बता दिए हैं दोस्त, बता देते हैं
कि इस सीट का साइज आप वीवीआई करके मान लीजिएगा, ये साइज है जो पेपर में आता ही आता है, 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। आपको भी पता है कि 40 क्वेश्चन से बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का वेटेज बढ़ा के कर दिया गया 50 क्वेश्चन। तो ऐसा ना है कि पिछले पेपर जैसा 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, संभावना है कि 10 से 15 क्वेश्चन बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का देखने को मिलेगा। तो साइज भी याद रखिएगा इस सारा सीट का। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि रेखा चित्र शीट को BIS के द्वारा विशिष्ट किया गया है, तो A3 ड्राइंग शीट का माप क्या होगा। तो A3 ड्राइंग शीट का अगर माप का बात करिएगा तो A3 ड्राइंग शीट का माप कितना होता है, तो 297 से 420 होता है। ये हम बताए भी हैं कि A0, A1, A2 और A3 और A4 841 एक याद रखिएगा, 841 और 1189, और इसी तरीका से बिठा लीजिएगा तो A3 का कितना आएगा, तो 297 420 आएगा। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि 1:5 पैमाना एक घटक ड्राइंग के लिए चयनित है। पैमाने के प्रकार का नाम बताइए जो निश्चित अनुपात का तुलना किया जाता है। निश्चित अनुपात का तुलना किया जाता है। दोस्त बता देते हैं कि पैमाना की अगर बात करेगा तो पैमाना 3 प्रकार का होता है। एक पैमाना होता है जो पूर्ण आकार का पैमाना होता है, दूसरा बात करिएगा तो लघु प्रकार का पैमाना होता है, और तीसरा बात करिएगा तो विस्तार पैमाना होता है। विस्तार पैमाना होता है। अब पूर्ण आकार का पैमाना में होता है कि 1:1 में बनता है, मतलब जिस शेप में वस्तु होता है उसी शेप में ड्राइंग बना दिया जाता है, उसको हम पूर्ण आकार पैमाना बोलते हैं। लघु पैमाना ये होता है कि बड़ी वस्तु को छोटी करके बनाया जाता है ड्राइंग, उसको हम लघु पैमाना बोलते हैं। और विस्तार पैमाना की अगर बात करिएगा तो विस्तार पैमाना कहते हैं कि इसको जो छोटा को बड़ा करके बनाया जाता है। तो लघु पैमाना का अगर रेशियो का अगर बात करिएगा तो लघु पैमाना है जो निम्न कमानी होता है, निम्न कमानी होता है। तो लघु मतलब बड़ा से छोटा करके बनाया गया है। तो ये बताइए कि जो बनाया जाता है उसको ऊपर रखते हैं तो छोटा ऊपर होगा और बड़ा नीचे है, जो ओरिजिनल शेप है। तो ये बताइए लघु हो गया। अब छोटा वैल्यू है तो कटेगा तो 1:X देता है, तो यही शेप दिया गया है 1:5 का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि चित्र में दर्शाए गए टी स्क्वायर पर चिन्ह ए का नाम बताइए। तो टी स्क्वायर पर चिन्ह ए का नाम बताना है। तो ए का नाम हम क्या कहते हैं, ए जो दर्शाया गया है जो ब्लैक आपको दिख रहा होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं वर्किंग एज बोलते हैं। आप बोलिएगा कि आप तो बोले थे इसको ब्लेड, तो पूरा को हम ब्लेड बोलते हैं, पूरा को हम क्या बोलते हैं, तो ब्लेड बोलते हैं। लेकिन ये पूछ रहा है कि जो ब्लैक जो दर्शाया गया ये से किया गया, डिनोट किया गया, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम वर्किंग एज बोलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि किस मौसम में पेंसिल लेड कठोर हो जाती है। किस मौसम में पेंसिल लेड होता है जो कठोर हो जाती है, तो सर्दी के मौसम में पेंसिल लेड क्या हो जाता है, तो कठोर हो जाता है। सर्दी में पेंसिल क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है। अगले प्रश्न में बोला गया है कि ड्राइंग बोर्ड बनाने में किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो ड्राइंग बोर्ड बनाने में किस लकड़ी का प्रयोग करते हैं, तो ड्राइंग बोर्ड बनाते समय हम नर्म लकड़ी का प्रयोग करते हैं। ड्राइंग बोर्ड बनाने में नर्म लकड़ी का प्रयोग करते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि IS 1360 1986 के अनुसार टी स्क्वायर के T3 ब्लेड की लंबाई कितना होता है। तो अभी हम जस्ट पीछे क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि T3 ब्लेड की अगर लंबाई पूछेगा तो कितना होता है, तो 500 mm होता है। ड्राइंग बोर्ड कई भागों से बना हुआ है और उनमें से एक भाग बैटन का उद्देश्य क्या होता है। जैसे ड्राइंग बोर्ड का अगर बात करेगा तो इस तरीका से ड्राइंग बोर्ड था, और ड्राइंग बोर्ड पर हम बताए थे कि 2 बैटन लगा हुआ रहता है। ये बैटन हो गया और ये भी बैटन हो गया, और इस तरीका से स्ट्रिप्स को बांध कर रखता है। ये स्ट्रिप्स हो गया, तो स्ट्रिप्स को बांध के रखने का काम करता है। तो हम कह सकते हैं कि इस सपोर्ट स्ट्रिप्स को सपोर्ट देता है। स्ट्रिप्स को क्या देता है, तो सपोर्ट देता है। तो पूछा क्या है प्रश्न में देखिएगा, प्रश्न पूछा है कि ड्राइंग बोर्ड कई भागों से बना हुआ है, उनमें से एक भाग बैटन भी है। तो बैटन का उद्देश्य क्या होता है, तो वार्पिंग को रोकने के लिए भी करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वार्पिंग को रोकने के लिए। लेकिन वार्पिंग अगर नहीं देता तब स्ट्रिप्स का सपोर्ट देने के लिए होता, लेकिन वार्पिंग का दे दिया है, वार्पिंग मतलब इन्हें उन्हें नहीं होने देगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि ASI मानक के अनुसार 4 प्रकार का ड्राइंग बोर्ड उपलब्ध ड्राइंग बोर्ड है के नाम से उनके सही साइज का मिलान करना है। आपको सही साइज का मिलान करते हैं ना है, चलिए ले चलते हैं ऑप्शन के पास। देखिए इस हिसाब से आपको मिलान करना है। एक बॉक्स दिया हुआ है
और इस बॉक्स में मिलान करना है कि इसमें से कौन सा सही होगा। देखिए हम बता देते हैं पहले, जैसे कि D0 होता है, D1 होता है, D2 होता है और D3 होता है। तो D0 का बात करेगा तो इसका 1500, 1000 और 25 इसका माप हो गया। उसी तरीका से D1 का अगर बात करेगा तो D1 का 1000, 700 और 25। फिर D2 का बात करेगा तो 700, 500 और 15। फिर D3 का अगर बात करेगा तो D3 का माप जो होता है 500, 350 और 15 होता है। अब यहाँ से आप मिला सकते हैं, D0 है तो D0 1500, 1000, 25 है, तो 15, 1000, 25 किस में गया है तो D गया है, जो A गया है 2 में गया है। D1 का अगर बात करेगा तो D1 है जो 1725 है, तो 1725 जाएगा तो D1 किस में जाएगा तो IV में जाएगा, मतलब B का क्या हो जाएगा IV होगा। D2 का अगर बात करेगा तो D2 कितना है तो 700, 500 और 15 है, तो 700, 500, 15 कहाँ है, 700, 500, 15 है, तो D2 कहाँ चला जाएगा तो 1 में चला जाएगा। D3 जो बचा इसमें जाएगा तो D3 चीज चल जाएगा 3 में। तो मिलाइए D0 मतलब A किस में जाएगा तो 2 में जाएगा, तो A2 में, A2 तो एक ऑप्शन दिया है, तो यहां से भी अगर एक जानकारी रहता तो ये भी मार के आप निकल सकते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि वृत्त मास्टर पर कितनी डिग्री का कोण माप अंकित होता है। तो वृत्त मास्टर पर कितनी डिग्री का कोण माप अंकित होता है तो 360 डिग्री, 0 से 360 डिग्री मान अंकित होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न बोला है कि टी स्क्वायर के हेड और ब्लेड वर्किंग एज के बीच कितना डिग्री का कोण होता है। बोला है कि टी स्क्वायर के, जिसे बात करेगा ये टी स्क्वायर है, ये टी स्क्वायर हो गया, तो टी स्क्वायर के हेड हो गया, तो ये बताइए कि ये तो हेड हो गया हेड, और ब्लेड वेफ वर्किंग एज के बीच, तो देखिए पहला बात यहाँ ये है कि ब्लेड और हेड का बोलता तब 90 डिग्री होता, लेकिन ये बताइए यहाँ बोला है कि हेड और ब्लेड के वर्किंग एज बोला है, तो वर्किंग एज होता है जो ये वाला होता है, किनारा वाला होता है, तो ब्लेड और वर्किंग एज के बीच कितना डिग्री का कोण बनता है तो 9 डिग्री का कोण बनता है। समझिएगा, एक हेड और ब्लेड बोलता तो 90 डिग्री का, और अगर हेड और ब्लेड का वेव वर्किंग एज बोलेगा तो कितना डिग्री का कोण बनता है तो 9 डिग्री का कोण बनता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि इंजीनियरिंग उपकरण बॉक्स में बहुत से उपकरण होते हैं, तो उपकरण का क्या नाम है। इंजीनियरिंग उपकरण बॉक्स में बहुत से उपकरण होते हैं, तो ये जो फिगर में आपको दिया गया है ये कौन सा उपकरण है, तो इस उपकरण का नाम बताना है। तो ये जो होता है वो बड़ी प्रकार होता है, ये क्या है तो बड़ी प्रकार है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि उस रेखा चित्र उपकरण का नाम बताइए जिसे स्थानांतरण माप को मापने में प्रयुक्त करते हैं। बोला है कि उस रेखा चित्र उपकरण का नाम बताना है जिसे स्थानांतरण माप को मापने युक्त करता है। स्थानांतरण माप को मापने युक्त करता है तो उसको हम क्या कहते हैं तो पैमाना कहते हैं। क्या कहते हैं तो पैमाना कहते हैं, जो स्थानांतरण माप को मापने का काम करता है। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला कि कम दिखने वाली रेखा खींचने के लिए डैश डैश ड्राइंग पेंसिल का उपयोग करना चाहिए। मतलब कम दिखने वाली रेखा का अगर हमको प्रयोग करना है तो कौन सा जो पेंसिल का उपयोग करना है तो 2H पेंसिल का उपयोग करना है। 2H पेंसिल का उपयोग करना है। हम बोले थे कि अगर पेंसिल का बात करिएगा तो ग्रेड कितना पेंसिल का ग्रेड होता है तो 18 ग्रेड होता है, लेकिन प्रकार पूछेगा तो तीन प्रकार का होता है। 18 ग्रेड पेंसिल में बोलेगा कि सबसे ज्यादा कठोर कौन सा होता है तो सबसे ज्यादा कठोर होता है 9H। फिर बोलेगा कि सबसे ज्यादा मुलायम कौन सा होता है तो सबसे ज्यादा मुलायम होता है 7B। लेकिन आपसे पूछा गया कम दिखने वाला, तो कम दिखने वाला में कौन सा आ जाएगा तो 2H आ जाएगा। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि A2 ड्राइंग शीट का क्या परिमाण होगा। तो हम बेर बेर जब से लेक्चर जो शुरू किए इंस्ट्रूमेंट का, तो हम बताए थे कि याद रखेगा A0, A1, A2, A3 और A4। A0 का हम बताए थे कि 841, 1189। फिर हम बोले थे कि 1189 को हाफ करना है तो 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 4 दूनी 8, 594, और फिर ये 841 है जो यहाँ लेके आना है। ठीक है, फिर 841 को आधा करिएगा तो अप्रोक्स 420 आएगा, और फिर 594 को उतार देना है। 594 को फिर आधा करेगा तो 2 दूनी 4, 9 दूनी 18 और 7 दूनी 14 होगा, फिर 420 होगा। 420 को हाफ करेगा तो 210 और 297 होगा। आपसे पूछा गया क्या तो A2 का, तो A2 का कितना होगा 420 594, 420 594। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जब सेशन से लगातार जुड़िएगा तो यहाँ से भी आपको प्रैक्टिस करके ये याद होगा। आपको कंफर्म है कि 1 से 2 क्वेश्चन है जो साइड से पूछेगा ही। अगले प्रश्न में देखिएगा, बोला कि टी स्क्वायर का इंजीनियरिंग ड्राइंग में
क्या खींचने के लिए प्रयोग करते हैं? टी स्क्वायर का इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या खींचने के लिए उपयोग करते हैं? तो समांतर और लंबवत रेखा खींचने के लिए, ऊर्ध्वाधर रेखा भी खींचा जा सकता है, क्षैतिज रेखा भी खींचा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा कि इनमें से सभी का उपयोग करते हैं। बोला है कि 2H पेंसिल किस काम में आती है? तो 2H पेंसिल किस काम में आती है? तो जस्ट अभी हम बताएं कि 2H पेंसिल है जो कम दिखने वाली लाइन में उपयोग करते हैं। जस्ट ऊपर क्वेश्चन बताए थे कि 2H जो पेंसिल है वो कम दिखने वाली लाइन में प्रयोग करते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला है कि गतिविधियों के रूप में इंजीनियरिंग ड्राइंग किस रूप में उत्पत्ति करता है? गतिविधियों के रूप में इंजीनियरिंग ड्राइंग है जो किस रूप में उत्पत्ति होता है? तो ये अभिलेख के रूप में होता है। दोस्त बता देते हैं कि एक लड़का का कमेंट आया था कि एग्जाम के देखते हुए 40 क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग का कराइए। दोस्त बता देते हैं कि सिलेबस जब से चेंज हुआ है 2024 से 25 का जो एलपी चला है, उसमें बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का सेशन कर दिया है 50 क्वेश्चन का। आपको पता है कि पहले 50 मैथ फिजिक्स और रीजनिंग आता था, साथ में 40 क्वेश्चन बेसिक साइंस इंजीनियरिंग आता था और 10 को आता था जो जीके जीएस जो भी उसमें ऐड किया हो रहा था करेंट अफेयर। लेकिन इस पोर्शन को हटा के और इसी में 10 क्वेश्चन ऐड करके 50 क्वेश्चन बेसिक साइंस इंजीनियरिंग कर दिया गया है। लेकिन मेरा मुद्दा एग्जाम के रिलेटेड से नहीं लेके चलना है, मेरा मुद्दा है चैप्टर वाइज क्लियर करना है। इसलिए इसको हम 30 क्वेश्चन इसलिए रखें कि मेरा समय बचाइएगा, तो आपको न्यूमेरिकल का भी हम टाइप लेके आएंगे चैप्टर वाइज, जो 10 से 15 क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी कराते रहे, क्योंकि 50 क्वेश्चन में कम से कम तो 12 से 15 क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। तो टाइम यहाँ बचाएं, इसलिए क्वेश्चन को हम कटिंग करके और न्यूमेरिकल पर लगा रहे हैं। तो चलिए, इसका राइट आंसर क्या था? अभिलेख था। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि बोलता है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में विचारों को अभिव्यक्ति किस रूप में ली जा सकती है? इंजीनियरिंग ड्राइंग जो होता है वो विचारों की अभिव्यक्ति किस रूप में हम ले सकते हैं? तो मौखिक रूप से भी ले सकते हैं, लिखित रूप से भी ले सकते हैं और सांकेतिक रूप से ले सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी तरीका से हम मौखिक अभिव्यक्ति ले सकते हैं। तो अगले प्रश्न में देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में रेखाओं को अतिरिक्त एक ड्राफ्टमैन के लिए इनमें से किसका ज्ञान आवश्यक होना चाहिए? इंजीनियरिंग ड्राइंग में रेखाओं के अतिरिक्त एक ड्राफ्टमैन के लिए इनमें से किसका ज्ञान अवश्य होना चाहिए? तो ये बताइए, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स का भी ज्ञान होना चाहिए, पेंसिल प्रकार का भी ज्ञान होना चाहिए और ड्राइंग बोर्ड का भी ज्ञान होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। बोला है कि D0 नाम वाले ड्राइंग बोर्ड का माप क्या होगा? तो हम सारा D0, D1, D2, D3, D4 तक हम बताए हैं। तो D0 है तो 1500, 1000 और 25 मिमी का होगा, तो इस साइज होगा। अगर बात करेगा कि 1725 किसका होगा, तो ये हो जाएगा D1 का। अगर 500 बात करेगा तो 500 में हम आपको बताए थे, तो ये दोनों का आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कि ए और बी है जो किस ड्राइंग बोर्ड का माप में जाएगा। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले में बोला है कि एबोनी एज में प्रयुक्त पदार्थ होते हैं। एबोनी एज जो बना हुआ रहता है वो कौन सा पदार्थ का बनाया जाता है? तो कठोर लकड़ी का बनाया जाता है। एबोनी एज किसका बनाया जाता है? तो कठोर लकड़ी का बना जाता है। और ड्राइंग बोर्ड देखिएगा तो ड्राइंग बोर्ड के बाएं साइड में एबोनी एज रहता है, ठीक है। और इस पर किसको लिए? तो टी स्क्वायर को सेट करने के लिए एबोनी एज बनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा कि एबोनी एज प्रयुक्त पदार्थ होता है तो कठोर लकड़ी की होती है। अगले प्रश्न में देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि स्टैंडर्ड ड्राइंग बोर्ड को IS 1444 1989 के द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो इस अनुसार D2 ड्राइंग बोर्ड का साइज क्या होगा? D2 ड्राइंग बोर्ड का साइज क्या होगा? तो ये बताइए कि D0 को हम क्या बताए थे कि 1500, 1000 और 25। उसी तरीका से D1 का भी हम बताए थे कि 1000, 700 और 25। इसी तरीका से D2 का बात करेंगे तो 700, 500 और 15। तो 700, 500 और 15 कौन सा है? 700, 500, 15। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। D0 का बात करेगा तो D0 ये हो जाएगा D0। ये बात करेगा तो क्या हो जाएगा? तो D1 हो जाएगा। अगले आंसर देखिएगा, 97 नंबर देखिएगा क्वेश्चन। बोला गया है कि टी स्क्वायर का द्वारा निम्न में से कौन सी रेखाएं खींची जा सकती है? बोला है कि टी स्क्वायर के द्वारा निम्न में से कौन सी रेखाएं खींची जा सकती है? तो कौन सी रेखाएं खींची जा सकती है? तो ऊर्ध्वाधर भी खींचा जा सकता है और समांतर रेखा भी खींचा जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि टी स्क्वायर के द्वारा ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल भी हम खींच सकते हैं और हॉरिजेंटल भी खींच सकते हैं, हॉरिजेंटल भी खींच सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि ड्राइंग शीट के इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा डिजाइन किया गया जाता है। तो 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की कौन सी ड्राइंग शीट डिजाइन किया गया है? तो 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का जो डिजाइन हुआ है वो A0 का हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम बताए थे कि A0, A1, A2
और A3 और A4। यहाँ के हम साइज भी बताए थे कि साइज याद रखिएगा, हम बताए थे कि 841 और 1189। और बाकी जो ट्रिकली हम सोल्व कर रहे थे ये हिसाब से आप सोल्व कर लीजिएगा। लेकिन अगर क्षेत्रफल का अगर बात करेगा तो A0 का होता है 1 मीटर स्क्वायर। इसी तरीके से A1 का पूछेगा तो इसका हाफ करिएगा तो 0.5 मीटर स्क्वायर होगा। फिर इसको हाफ करिएगा तो 0.25 मीटर स्क्वायर होगा। इसी तरीके से हाफ करते चले आइएगा। तो आपसे पूछा गया कि 1 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल कितना होता है, तो A0 का क्षेत्रफल होता है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि निम्न में से किसे छोड़कर बाकी सभी सीधी रेखाएं खींचने हेतु टी स्क्वायर का साथ सेट स्क्वायर का प्रयोग किए जाते हैं। बोला है कि निम्न में से किसे छोड़कर बाकी सभी सीधी रेखाएं खींचने हेतु टी स्क्वायर के साथ सेट स्क्वायर का प्रयोग करना है। तो ये बताइए, एक के अलावा सभी है जो सेट स्क्वायर का उपयोग करते हैं टी स्क्वायर के साथ में। तो बताइए कौन सा होगा। तो अगर इसका राइट आंसर है कि अनंत रेखाएं नहीं खींची जा सकती है। एक होता है सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर का अगर बात करेगा तो सेट स्क्वायर भी दो प्रकार का हम बताए थे, ठीक है। फिर टी स्क्वायर। अब ये बताइए, दोनों का जोड़ी लगा के अगर माफ करिएगा तो खड़ी रेखाएं भी खींच सकते हैं, क्षैतिज रेखाएं भी खींच सकते हैं और लंबवत रेखाएं भी खींच सकते हैं, लेकिन अनंत रेखाएं नहीं खींची जा सकती है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न का बोला है कि सेट स्क्वायर का टी स्क्वायर की सहायता से सीधी रेखा बनाने के अतिरिक्त में प्रयोग होता है। बोला है कि सेट स्क्वायर का टी स्क्वायर सहायता से सीधी रेखा, मतलब एक सीधी रेखा बनाने के अतिरिक्त में प्रयोग किया जाता है। तो सीधी रेखा बनाने में मतलब क्षैतिज बनाने में प्रयोग किया जाता है, क्षैतिज रेखा बनाने में प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में देखिएगा, बोला है कि दो सेट स्क्वायर के द्वारा कई कोण बना सकते हैं। दो सेट स्क्वायर के द्वारा हम क्या बताएं कि सेट स्क्वायर दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का बात करते हैं कि एक 30 डिग्री का बनाता है, 60 डिग्री का बनाता है और 90 डिग्री का बनाता है। दूसरा का अगर बात करेगा तो 45 डिग्री का बनाता है, 45 डिग्री का बनाता है और 90 डिग्री का बनाता है। ये दोनों दो प्रकार का सेट स्क्वायर है। बोला है कि दो सेट स्क्वायर के द्वारा कई कोण बना सकते हैं। दी गई आकृति में ए का मान क्या होगा जब दोनों सेट स्क्वायर को 45 और 60 और 30 का होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब 45 डिग्री का कोण बनेगा तो 90 डिग्री होगा, तो पता है कि ए भी 45 बनेगा और ए भी 45 बनेगा। अब कहिएगा कि कैसे पता कर लिए, तो आपको पता है कि देखिएगा दोनों भुजा क्या होता है, समान है। समान है तो 45 बनाएगा। अब ये बताइए कि ए 90 डिग्री बनाया है तो ये हो गया छोटा भुजा, और ये बताइए कि हुआ बड़ी भुजा। तो ये बताइए छोटी भुजा के सामने छोटी भुजा होता है तो यहाँ कितना आएगा, तो 30 डिग्री आएगा। और बड़ी भुजा के सामने बड़ी भुजा के सामने बड़ा कोण होता है तो यहाँ आएगा 60 डिग्री। तो 45 और 30 जब ऐड करिएगा तो आपको पता है कि एक स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो ये बताइए 45 और 30 जब ऐड करिएगा तो 75 डिग्री है, तो शेष कितना बच गया, तो 105 डिग्री बच गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर से समझिएगा, हम बताएं कि सेट स्क्वायर दो प्रकार का होता है, एक 30, 60 और 90 का, एक 45 और 90 का होता है। साइज जब देखेगा 45 वाला तो दोनों का भुजा समान रहेगा, तो ये तो 45 हो गया। लेकिन ऊपर वाला में देखेगा तो ये तो 90 का सिंबल दे दिया है कि 90 डिग्री है। अब यहाँ पकड़ना है कि बड़ा वाला भुजा के सामने बड़ा कोण और छोटी वाली भुजा के सामने छोटी कोण। ये बताइए कि ये वाला भुजा छोटा है तो छोटा के सामने छोटी कोण हो गया 30 डिग्री, और ये बड़ी भुजा के सामने हो गया यहाँ 60 डिग्री। तो आपको ये वाला लेना है, तो ये दोनों को 45 डिग्री और 30 डिग्री जोड़िएगा तो 75 डिग्री, और एक स्ट्रेट लाइन जब बनाएगा तो 180 डिग्री का बनाएगा, तो 75 बना दिया तो कितना बच गया, तो 105 डिग्री बचा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है कि नीचे दिए गए उपकरण का नाम क्या है। नीचे दिए गए उपकरण का आम भाषा में हम लोग जानते हैं कि इसको क्या हम बोलते हैं, तो चांद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चांद बोलते हैं। अगले प्रश्न में देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है, इस प्रश्न में बोला है कि प्रोटेक्टर का प्रयोग मापने में होता है। तो प्रोटेक्टर का प्रयोग हम किस में मापते हैं, तो प्रोटेक्टर मतलब चांद का उपयोग हम डिग्री को मापने में प्रयोग करते हैं। किसको, तो डिग्री को मापने में प्रोटेक्टर का उपयोग करते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया कि नीचे दिए गए चित्र में कौन सा है जो फ्रेंच कर्व होता है। फ्रेंच कर्व का मतलब होता है कि कोई फिक्स उसका ग्राफ नहीं होता है, मतलब अव्यवस्थित होता है। तो फ्रेंच कर्व कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी है जो फ्रेंच कर्व है। अगले प्रश्न देखिएगा। एक सेकंड, प्रश्न ही तो छूटा है, एक सेकंड। 3 डिग्री, ठीक है। तो ये बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो फ्रेंच कर्व हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि दिए गए ड्राइंग उपकरण निम्न में से किस उपकरण को प्रदर्शित करता है। तो नीचे दिए गए ड्राइंग उपकरण है जो किसको प्रदर्शित करता है, तो बताना है कि जो ड्राइंग उपकरण दिया गया है वो किसको प्रदर्शित करता है, तो ड्राफ्टिंग टेम्पलेट को प्रदर्शित करता है। ड्राफ्टिंग टेम्पलेट को प्रदर्शित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है, एक सेकंड,
अगले सेकंड में बोला गया कि नीचे दिए गए चित्र में प्रदर्शित उपकरण को पहचानिए। तो ये बताइए कि जो चित्र दिया हुआ है इसका आपको प्रदर्शित जो उपकरण है उसको पहचानना है कि कौन सा उपकरण है। तो उपकरण का अगर बात करेगा तो उपकरण को हम क्या बोलते हैं, ड्राफ्टिंग मशीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो ड्राफ्टिंग मशीन बोलते हैं। सारा जो आता है वो ड्राफ्टिंग मशीन में आ जाता है। किस में आ जाता है, तो ड्राफ्टिंग मशीन में आता है। स्टैंड हो गया और ये ड्राफ्टिंग बोर्ड हो गया। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि मिनी ड्राफ्टर निम्न में से किस उपकरण के अतिरिक्त बाकी सभी उद्देश्य की पूर्ति करता है। बोला है कि मिनी ड्राफ्टर निम्न में से किस उपकरण के अतिरिक्त बाकी सभी उद्देश्यों का पूर्ति करता है। तो सभी उद्देश्यों का जो पूर्ति करता है कौन सा होता है, तो कंपास होता है। कौन सा, तो कंपास होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बोला कि मिनी ड्राफ्टर निम्न में से किस उपकरण के अतिरिक्त, मतलब कि बाकी के तो करेगा, जैसे मापनी का भी कर देगा मिनी ड्राफ्टर, प्रोटेक्टर का भी काम कर देगा, सेट स्क्वायर का कर देगा, लेकिन इसका उपयोग नहीं करेगा। इसलिए बोला कि मिनी ड्राफ्टर निम्न में से किस उपकरण के अतिरिक्त, मतलब अलावा, बाकी सभी उद्देश्यों से पूर्ति कर सकता है। तो कंपास के अलावा सभी का वो आपूर्ति कर सकता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा कि मिनी ड्राफ्टर की दोनों भुजाओं के किस कोण पर जुड़ी होती है। तो मिनी ड्राफ्टर है जो कि दोनों भुजाएं हैं जो 90 डिग्री के कोण पर झुकी होती है या जुड़ी हुई रहती है। तो कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर। बोला कि मिनी ड्राफ्टर को निम्न में से किसकी सहायता से विभिन्न कोणों पर सेट किया जाता है। मिनी ड्राफ्टर का निम्न में से किसकी सहायता से विभिन्न कोणों पर सेट किया जाता है। तो पिवेट प्लेट और लॉकिंग नोब से सेट किया जाता है। पिवेट प्लेट और लॉकिंग नोब से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले बोला है कि उस उपकरण का नाम बताइए जिसे छोटी और दूरियां को मार्किंग और विभाजन में से प्रयुक्त करते हैं। बोलता है कि उस उपकरण का नाम बताइए जिसे छोटी दूरियों की मार्किंग और विभाजन में प्रयुक्त किया जाता है। मार्किंग और विभाजन में प्रयुक्त करता है तो उसी को हम बोलते हैं छोटा कंपास। उस उपकरण का नाम बताना है जिसे छोटी दूरियां और मार्किंग को विभाजन को प्रयुक्त करना है, तो छोटी कंपास हो गया। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि चित्र में प्रदर्शित डिवाइडर एक्स का भाग का नाम बताइए। एक्स जो भाग है उसका नाम बताना है, तो इसका नाम बताइएगा। देखिएगा, इसका नाम बताइए। चित्र में प्रदर्शित डिवाइडर एक्स का नाम बताना है। तो एक्स जो है इसको हम क्या बोलते हैं, तो रिवेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो रिवेट बोलते हैं। दो लेड के स्थान पर किसका उपयोग किया जाता है। कंपास में लेड के स्थान पर किसका उपयोग किया जाता है। तो लेड के स्थान पर उपयोग किया जाता है, इंक पॉइंट का उपयोग किया जाता है। इंक पॉइंट का उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि समांतर रेखाओं की संरचना निम्न में से किस उपकरण की सहायता से की जा सकती है। समांतर रेखाओं की जो रचना निम्न में से किस उपकरण की सहायता से की जा सकती है। तो मिनी ड्राफ्टर से भी की जा सकती है, सेट स्क्वायर युग्म से भी की जाती है, और टी स्क्वायर की से भी की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, ड्राइंग बोर्ड की समतलता की जांच की जाती है। जैसे ड्राइंग बोर्ड की जो समतलता होता है वो किससे जांच की जाती है, तो जांच करता है स्ट्रेट एज द्वारा। स्ट्रेट एज के द्वारा जांच की जाती है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि एक ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में निम्न में से कौन सा यंत्र नहीं रहता है। एक ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है जो इसमें कौन सा यंत्र है जो नहीं रहता है। तो वो कंपास रहता है, डिवाइडर भी रहता है, फिर इंकिंग पेन भी रहता है, लेकिन स्केल उसमें नहीं रहता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि निम्न में से सबसे मुलायम ग्रेड की पेंसिल कौन सी होती है। तो सबसे मुलायम ग्रेड की पूछा गया है। तो अगर मुलायम ग्रेड का अगर बात करिएगा तो मुलायम ग्रेड का होगा 2B होगा। अगर ऐसी बात करिएगा कि पेंसिल कितने प्रकार के होते हैं, तो 18 ग्रेड होते हैं। कितने, तो 18 ग्रेड। लेकिन प्रकार बोलेगा तो 3 प्रकार के पेंसिल होते हैं। तो 18 ग्रेड में अगर बात करिएगा तो 9H से शुरू होता है, 9H, 8H, 7H, और इसी तरीका से बढ़ते जब जाता है तो चला जाता है कहाँ, तो 7B तक। यहाँ आता है H, पिन आता है HB, और F आता है B आता है। तो मुलायम होता है तो इस तरफ जाइएगा, 7B तरफ जाइएगा तो मुलायम बढ़ता जाता है, मुलायम बढ़ता जाता है, और इस तरफ आइएगा तो कठोरता बढ़ता जाता है। तो ये बताइए कि 2B होगा जो सबसे ज्यादा मुलायम होगा। ठीक है, 2B के बाद अगर ऑप्शन में 3B रहता तो सबसे ज्यादा मुलायम होता, लेकिन सबसे ज्यादा अगर पूछेगा तो सबसे ज्यादा मुलायम जो होता है वो 7B होता है। सबसे ज्यादा कठोर पूछेगा तो 9H होता है। लेकिन ये ऑप्शन के हिसाब से कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन से हिसाब से ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले प्रश्न देखिएगा,
अगले प्रश्न में बोला गया है कि पेंसिल की कई प्रकार उपलब्ध होते हैं जिनमें उपयुक्त प्रकार की पेंसिल की विशिष्ट कार्य करने के लिए चयन किया जाता है। तो अक्षरांकन के लिए पेंसिल का उपयुक्त प्रकार कौन सा होता है? अक्षरांकन के लिए कौन सा पेंसिल का हम उपयोग करते हैं? तो अक्षरांकन के लिए एच प्रकार की पेंसिल का उपयोग करते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला कि पेंसिल की नोक में मुख्य संगठक कौन से होते हैं? पेंसिल के नोक में मुख्य संगठक कौन से होते हैं? तो इसमें ग्रेफाइट और क्ले होता है। ग्रेफाइट और क्ले होता है। बोलेगा कि पेंसिल की नोक, जो पेंसिल का नोक होता है वो उसमें ग्रेफाइट होता है और क्ले होता है। ग्रेफाइट और क्ले होता है। हार्डनेस भी होता है क्ले के कारण, तो उसमें क्या रहता है? ग्रेफाइट और क्ले होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि अभियांत्रिक रेखा चित्र में लेड की कठोरता और मुलायम के अनुसार पेंसिल के कई प्रकार होते हैं। तो निम्न में से किस पेंसिल की लेड सबसे कठोर होती है? तो सबसे कठोर में हम बताए थे कि सबसे ज्यादा कठोर पूछेगा तो 9H मारिएगा, और पूछेगा कि सबसे ज्यादा मुलायम कौन सा होता है तो 7B होता है। पेंसिल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। और कितने ग्रेड के होते हैं? तो 18 ग्रेड की पेंसिल होते हैं। अगले क्वेश्चन देखिएगा, बोला कि कौन सी पेंसिल है जो सबसे मुलायम ग्रेड की होती है? तो सबसे ज्यादा मुलायम ग्रेड की कौन सा होता है? तो 7B पेंसिल होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि संरचनात्मक रेखा बनाने के लिए किस ग्रेड की पेंसिल का उपयोग किया जाता है? तो संरचनात्मक रेखाएं बनाने के लिए जो पेंसिल यूज होता है वो 2H और 3H पेंसिल का उपयोग करते हैं। 2H और 3H पेंसिल का उपयोग करते हैं। बोलता है कि मध्यम ग्रेड की पेंसिल निम्न में से कौन सा होता है? तो मध्यम ग्रेड की पेंसिल कौन सी होती है? तो 7HB होता है, जो मध्यम ग्रेड की पेंसिल होता है। अगर मध्यम ग्रेड की अगर बात करिएगा तो शुरू करिएगा यहाँ से 9H, 8H, 7H, 6H, 5H, 4H के बाद 3H है, 2H है, फिर H हो गया, फिर यहाँ से HB हो गया। तो HB के बाद यहाँ हो गया कौन सा? तो H हो गया, HB हो गया, HB के बाद F हो गया, फिर B हो गया, फिर 2B हो गया। इसी तरीका से 7B तक जाता है 18 ग्रेड। तो बोलेगा मध्यम कौन सा हो गया? तो मध्यम में देखिएगा 7B होता है, जो मध्यम होता है। 4H से ई साइड आइएगा तो हार्डनेस हो जाएगा, और 2B से ई साइड जाइएगा 7B की तरफ जाइएगा तो सॉफ्टनेस हो जाएगा, मुलायम हो क्या बोलते हैं? मुलायम होगा। लेकिन मीडियम में कौन आता है? तो ये आता है जिसमें सबसे ज्यादा मध्यम पेंसिल ग्रेड कौन होता है? तो HB पेंसिल मध्यम ग्रेड का होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि निम्न में से किस कार्य को करने हेतु सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल का उपयोग किया जाता है? सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल का उपयोग किया जाता है, तो बताइए कि किसके प्रयोग करने के लिए? तो संरचनात्मक रेखाएं बनाने के लिए, संरचनात्मक रेखाएं बनाने के लिए सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल उपयोग करते हैं। और सॉफ्ट ग्रेड में कौन आता है? तो 7B आता है। ठीक है, अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि बताइए कि किस पेपर पर बनी ड्राइंग ब्लूप्रिंट कही जाती है? बोला है कि निम्न में से किस पेपर पर बनी ड्राइंग ब्लूप्रिंट कही जाती है? बनी ड्राइंग ब्लूप्रिंट कही जाती है तो कौन सा होता है? तो अमोनिया पेपर पर किया जाता है। अमोनिया पेपर पर किया जाता है। बोला कि निम्न में से किस पेपर पर बनी ड्राइंग ब्लूप्रिंट कही जाती है? तो अमोनिया पेपर को कही जाती है। किसको? तो अमोनिया पेपर को कही जाती है। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला है कि गुणवत्तापूर्ण ड्राइंग शीट का प्रयोग निम्न में से किसके ध्यान में रखकर किया जाता है? गुणवत्तापूर्ण ड्राइंग शीट का प्रयोग निम्न में से किसके ध्यान में रखकर किया जाता है? तो ये बताइए कि साफ सुथरा ड्राइंग भी होना चाहिए और पेंसिल की स्याही की प्रकृति भी अच्छा होना चाहिए। तो ए और बी दोनों को ध्यान में रखते हुए प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि टी स्क्वायर से अधिकतम किस प्रकार की रेखा खींची जा सकती है? टी स्क्वायर से अधिकतम किस प्रकार की रेखाएं खींची जा सकती है? तो टी स्क्वायर से क्षैतिज समांतर रेखाएं खींची जाती है। टी स्क्वायर से क्षैतिज समांतर रेखाएं खींची जाती है। अगर टी स्क्वायर की बात करिएगा तो टी स्क्वायर में ये हेड हो गया और ये ब्लेड हो गया, और हेड और ब्लेड के बीच कितना डिग्री का कोण बनता है? तो 90 डिग्री का कोण बनता है। ये बताइए कि ये क्या हो गया? तो हेड हो गया, और ये क्या हो गया? तो ब्लेड हो गया। तो पूछा क्या है कि टी स्क्वायर से अधिकतम किस प्रकार की रेखाएं खींची जा सकती है? तो क्षैतिज समांतर रेखाएं खींची जा सकती है। क्षैतिज समांतर रेखाएं खींची जा सकती है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि पेपर आकारों की अभियांत्रिक प्रणाली में A2 का आकार क्या है? A2 का आकार क्या है? तो हम बताते हैं कि पेपर का जो आकार होता है वो कितने प्रकार का होता है? तो A4 तक होता है, A0 होता है, A1 होता है, A2 होता है, A3 और A4 आकार हुआ। A0 का अगर बात करेगा तो 841 और 1189 याद रखेगा, और 1189 का आधा करिएगा तो कितना आ जाएगा? 594 और 841 हुआ। फिर 841 का आधा करिएगा तो 420,
594 हो गया। पूछा था क्या A2 का, तो इसी तरीके से यहाँ फिर आधा करिएगा और ये फिर यहाँ लिखिएगा। A2 कितना हो जाएगा 420 और 594 होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 420 594 मिमी। अगले प्रश्न देखिएगा, ड्राइंग शीट का सबसे बड़ा आकार बोलेगा। तो ड्राइंग शीट का सबसे बड़ा आकार देखिए 841 और 1189, तो सबसे बड़ा आकार कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A0 हो गया। लेकिन सबसे छोटा आकार बोलेगा तो सबसे छोटा आकार कौन सा हो जाएगा? तो A5 हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि नीचे दिए गए चित्र में प्रदर्शित टी स्क्वायर के एक्स भाग को क्या नाम दिया गया है? तो ई एक्स जो भाग दिया गया है इसका क्या नाम बोलते हैं? तो इसको हम स्टॉक नाम दिया जाता है। क्या दिया जाता है? स्टॉक नाम दिया जाता है। लेकिन बोलिएगा कि इसको तो हेड कहते थे, तो पूरे लंबाई को अगर बात करेगा तो पूरे लंबाई को हम हेड कहते हैं। पूरे लंबाई को क्या कहते हैं? हेड कहते हैं। और ये पूरे इसका लंबाई को हम क्या कहते हैं? तो इसको, इस लंबाई को हम कहते हैं ब्लेड। क्या बोलते हैं? ब्लेड बोलते हैं। ब्लेड बोलते हैं। इसको हम हेड बोलते हैं, गलत है। इसको हम क्या बोलते हैं? तो हेड बोलते हैं। और ये पूरी लंबाई को हम क्या बोलते हैं? तो ब्लेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ब्लेड बोलते हैं। ये पूरी लंबाई ब्लेड हो गया, ये पूरी लंबाई हेड हो गया, और इस भाग को पूछ रहा है तो इसी को हम स्टॉक कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि मुक्त हस्त रेखा चित्र के लिए किस प्रकार की ड्राइंग शीट प्रयोग किया जाता है? तो मुक्त हस्त रेखा के लिए बोलेगा कि मुक्त हस्त रेखा के लिए कौन सा चाहिए? तो A4 ड्राइंग चाहिए। कौन सा? तो A4। मुक्त हस्त रेखा चित्र के लिए किस प्रकार की ड्राइंग शीट की जरूरत होती है? तो A4 की जरूरत होती है। अगले देखिएगा, बोला कि A1 द्वारा ट्रिम ड्राइंग शीट का कौन सा आकार होगा? तो ये बताइए कि A1 का अगर पूछेगा तो A1 का हो गया, A0 के बाद A1 आता है। A0 को हम बताए थे कि 841 और 1189, और A1 का अगर बात करते हैं तो इसको आधा करेगा तो 594 841। तो 594 841 ऑप्शन नंबर डी है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि जब ड्राइंग शीट, बोला गया है कि जब ड्राइंग शीटों की दोनों माप समान होते हैं तो प्रारूप के दोनों सिरों के लिए अनुपात क्या होता है? बोला है कि जब ड्राइंग शीटों की दोनों माप समान होती है तो प्रारूप दोनों सिरों के लिए कितना अनुपात होता है? तो दोनों सिरों के लिए 1:2 का अनुपात होता है। दोनों सिरों के लिए 1:2 का अनुपात होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला कि ड्राइंग बोर्ड बना होता है। तो ड्राइंग बोर्ड होता है जो केले की लकड़ी का भी बना होता है, जैतून की लकड़ी का भी बना होता है, और ओक की लकड़ी का भी बना होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि सेट स्क्वायर का उपयोग करके कितने गुणांक कोण बनाए जा सकते हैं? तो ये बताइए, सेट स्क्वायर का अगर बात करेगा तो सेट स्क्वायर होता है दो प्रकार का। दो प्रकार में पहला होता है 45 डिग्री और 60 डिग्री। दूसरा होता है 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 45 और 90, माफ करिएगा 90 डिग्री हो गया। तो दो प्रकार का सेट स्क्वायर बनाता है। लेकिन इससे एक एक्स्ट्रा सवाल पूछा जाता है कि कितने की डिग्री के मल्टीपल में बनता है? तो 15 डिग्री के मल्टीपल में बनता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में दिया गया है कि डिवाइडर और प्रकार किस तरह की मापी औजार है? डिवाइडर एक डिवाइडर है और एक प्रकार किस तरह की मापी औजार है? तो ये अप्रत्यक्ष मापी औजार होता है। अप्रत्यक्ष मापी औजार होता है। बोला ड्राइंग बोर्ड का साइज जो साधारण कार्यों में प्रयुक्त किया जाता है। तो अगर साधारण कार्य का बात करेगा कि साधारण कार्य का प्रयोग करते हैं तो 1725 mm का साधारण कार्य में प्रयोग करते हैं। अब बोलेगा 1000 किसको हम बोलते हैं? तो D1 को हम 1000 बोलते हैं। क्योंकि पता है कि D0 का अगर बात करेगा तो D0 1500 1000 और 25 होता है। उसी तरीके से D1 का अगर बात करेगा तो 1725 होता है। फिर इसी तरीके से D2 का बात करेगा तो 700 500 और 15 होता है। इस तरीके से याद रखिएगा। तो बोला है कि साधारण ड्राइंग बोर्ड साइज को साधारण कार्यों के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो D1 का उपयोग करते हैं। साधारण कार्यों के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो D1 का उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि टी स्क्वायर के दो भाग होते हैं। टी स्क्वायर के दो भाग होते हैं। तो बताइएगा, जैसे कि टी स्क्वायर हो गया, टी स्क्वायर के दो भाग होते हैं। तो टी स्क्वायर में हम बताए थे कि ए भाग जो होता है वो हेड होता है और ए भाग होता है जो ब्लेड होता है। तो ये बताइए कि एक तो ब्लेड हो गया और इसी भाग को हम क्या कहते हैं? तो स्टॉक भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी होगा कि स्टॉक और ब्लेड कहते हैं। स्टॉक और ब्लेड है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि बड़ी कंपास का प्रयोग हम कितना mm व्यास वृत्त खींचने के लिए करते हैं? तो बड़ी कंपास का जो हम प्रयोग करते हैं 120 mm व्यास खींचने के लिए करते हैं। लेकिन छोटी व्यास का अगर पूछ देगा कि बताइए छोटी व्यास का कितना खींचने के लिए करते हैं? तो 25 mm से 50 mm व्यास तक खींचने के लिए प्रयोग करते हैं। 25 mm से 50 mm तक छोटी कंपास का। लेकिन बड़ी कंपास का
120 mm व्यास की खींचने के लिए प्रयोग करते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि बड़ी कंपास से अधिक बड़े, बोला है कि बड़ी कंपास से अधिक बड़े वृत्त खींचने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है। समझिएगा, एक बड़ी कंपास है और इससे भी अधिक बड़े वृत्त खींचने के लिए जब हम प्रयोग करते हैं तो इसमें लेंथनिंग बार का उपयोग करते हैं, लेंथनिंग बार का उपयोग करते हैं। जैसे बड़ी कंपास पहले होता है और हम चाहते हैं कि अधिक बड़ा वृत्त खींचना हो तो उसमें एक यूज करते हैं हम लेंथनिंग बार का यूज करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि बड़े डिवाइडर की दोनों टांगों के ऊपर से क्या जोड़ा जाता है। जैसे बड़े डिवाइडर के दोनों टांगों के ऊपर क्या जोड़ा होता है, तो दोनों टांगों के ऊपर क्या जोड़ा जाता है, तो ऊपर जोड़ा जाता है ली जोड़ा होता है। क्या जोड़ा जाता है, तो ली जोड़ा होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला कि सैंड पेपर ब्लॉक का कार्य क्या होता है। सैंड पेपर ब्लॉक का कार्य क्या होता है, तो सैंड पेपर ब्लॉक का कार्य होता है पेंसिल की लीड को तेज करना। पेंसिल की लीड को तेज करना, पेंसिल की लीड को तेज करना किसका काम होता है, तो सैंड पेपर ब्लॉक का कार्य होता है। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में देखिएगा, बोला गया है कि सैंड, इसका प्रयोग तो हो गया था। अगले प्रश्न में देखिएगा, बोला गया है कि एच ग्रेड की पेंसिल सदैव बी ग्रेड की पेंसिल की अपेक्षा क्या होती है। तो हम बताए थे कि एच ग्रेड की पेंसिल सदैव बी ग्रेड की पेंसिल की अपेक्षा क्या होती है, तो सख्त होती है। या एच ग्रेड की पेंसिल, जैसे एच ग्रेड का है, जो बी ग्रेड की पेंसिल की अपेक्षा क्या होती है, तो सख्त होती है। क्या होती है, तो सख्त होती है, मतलब हार्ड होती है। हम बताए थे भी कि 9H सबसे ज्यादा हार्डनेस होता है, 7B सबसे ज्यादा मुलायम होता है। ठीक है, तो बी से इस तरफ जाइएगा, एच की तरफ जाइएगा तो हार्डनेस बढ़ेगा, और एच से इस तरफ आइएगा तो सॉफ्टनेस घटेगा, नहीं बढ़ेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि 4H से 9H ग्रेड तक पेंसिल का प्रयोग किस प्रकार रेखाओं में किया जाता है। तो 4H से 9H ग्रेड तक पेंसिल का प्रयोग किस प्रकार में किया जाता है, तो इसका हम करते हैं 4H से 9H है तो हम किस में करते हैं, तो बारीक और हल्के आकार में करते हैं, बारीक और हल्के आकार में करते हैं। समझिएगा, यहाँ जैसे 9H हो गया, इसी तरीके से 8H हो गया, और इसी तरीके से डॉट 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 4H तक जाएंगे। तो ये बताइए कि जब इस तरफ जाइएगा तो हार्डनेस बढ़ेगा, और जब हार्डनेस बढ़ता है तो क्या लिखाता है, पतला लिखाता है, और पतले को ही हम क्या बोलते हैं, तो हल्का बोलते हैं। तो उसी को बोला गया है कि जब 4H से 9H ग्रेड तक पेंसिल का प्रयोग करते हैं तो बारीक से हल्का और पतला लिखाता है। अगले प्रश्न में देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है कि सेट स्क्वायर 45 डिग्री और कितना डिग्री के कोण पर मान्य होता है। सेट स्क्वायर 45 डिग्री और कितने डिग्री के कोण पर मान्य होता है, तो हम बताए थे कि सेट स्क्वायर है जो दो प्रकार का बनता है। कितना, दो प्रकार का, एक 45 डिग्री बनता है, 45 डिग्री और 90 डिग्री बनता है। एक बनता है 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री बनता है। ये बताइए 45 डिग्री के साथ कौन सा बनाएगा, तो ये बताइए 120 नहीं बनाएगा, ये भी नहीं बनाएगा। लेकिन 45 डिग्री के साथ कौन सा कॉमन बनता है, तो 90 डिग्री और 90 डिग्री तो कॉमन हो गया, इसको भी नहीं लेना है। तो इसमें 30 या 60 कोई भी ऑप्शन में रहेगा उसको लेना है। तो सेट स्क्वायर के साथ 45 डिग्री और 60 डिग्री के कोण का कॉम्बिनेशन बनता है, जो दो प्रकार के बनता है, एक 45 और एक 60 का कॉम्बिनेशन बनाता है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है कि छोटी बो कंपास से कितने mm व्यास खींचा जा सकता है। हम बोल रहे थे कि छोटी बो कंपास से कितना mm तक खींचा जा सकता है, तो छोटी से 25 mm से 50 mm तक खींचा जा सकता है। लेकिन बड़ी कंपास का बोलेगा तो 150 mm का त्रिज्या खींचा जाता है, त्रिज्या खींचा जाता है। और बोलेगा बड़ी कंपास 120 mm व्यास खींचने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो बड़ी कंपास का उपयोग करते हैं, तो ये होगा। लेकिन छोटी बोला है तो 25 से 50 का रेंज देख लीजिए, तो 25 से 50 का रेंज में कौन सा आता है, तो 40 mm आता है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है कि बी ग्रेड की पेंसिल का मान्य है, तो बी ग्रेड की पेंसिल तक कहां तक मान्य है, तो हम बताए थे कि 7B तक जाता है बी ग्रेड का पेंसिल। 18 प्रकार का ग्रेड होता है, जिसमें 9H से शुरू होता है, 8H, और इसी तरीके से डॉट 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 हो गया, 2B हो गया, 3B हो गया, 4B से लेकर 7B तक जाता है। तो कहां तक मान्य होता है, तो 7B तक मान्य होता है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि पेंसिल शॉर्पनर से छीलने के बाद पॉइंट को किससे तेज करना होता है। बोलता है कि पेंसिल को शॉर्पनर से छीलने के बाद पॉइंट को किससे तेज किया जाता है, तो तेज हम करते हैं सैंड पेपर ब्लॉक से। किसे, तो सैंड पेपर ब्लॉक से हम तेज कर देते हैं, सैंड पेपर ब्लॉक से हम पेंसिल को छीलने के बाद सैंड पेपर ब्लॉक से हम तेज करते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा। बोला कि एच ग्रेड की पेंसिल निर्धारित होती है, तो एच ग्रेड की पेंसिल कहां तक निर्धारित होती है, तो एच से 9H तक निर्धारित होती है, एच से 9H तक पेंसिल निर्धारित होती है। अगले प्रश्न देखिएगा।
अगले प्रश्न में कहा गया है कि ड्राइंग बोर्ड के कई भाग होते हैं, तो बैटन का मेन उद्देश्य क्या होता है। बोला है ड्राइंग बोर्ड का कई भाग होते हैं, तो बैटन का मेन उद्देश्य क्या होता है। तो बैटन का मेन उद्देश्य पहला होता है कि बॉर्डर को मुड़ने से बचाता है, बॉर्डर को बोर्ड को मुड़ने से बचाता है। लेकिन सेकंड ऑप्शन बोलता है तो स्ट्रिप को सहारा देता ही नहीं होगा, स्ट्रिप को जोड़ता है नहीं, स्ट्रिप को पकड़ रखता है, तो जोड़ना भी सही होता है। लेकिन पहला होगा कि बॉर्डर को या बोर्ड को मुड़ने से बचाता है, तो ऑप्शन नंबर ए। बोला कि ड्राइंग बोर्ड का वह भाग जिस पर टी स्क्वायर स्टॉक स्लाइड करता है। जैसे ड्राइंग बोर्ड का वह भाग बताना है, ये जैसे ड्राइंग बोर्ड हो गया, और ड्राइंग बोर्ड पर हम बोले थे कि बाईं साइड एबोनी लगा हुआ रहता है, और एबोनी पर ही लगाया जाता है किसका, तो टी स्क्वायर को लगाया जाता है, टी स्क्वायर लगाया जाता है। तो वही बोला ड्राइंग बोर्ड का वह भाग जिस पर टी स्क्वायर का स्टॉक स्लाइड होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो एबोनी एज कहते हैं। अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन में कहा गया है, बोला गया है कि ड्राइंग बोर्ड में प्रयोग होने वाली लकड़ी में कौन सा गुण नहीं होना चाहिए। तो ड्राइंग बोर्ड जो प्रयोग होता है वो लकड़ी, वो नर्म लकड़ी होना चाहिए, सही है। अच्छी तरह से उपचारित होना चाहिए, ये भी सही है। गांठों वाली नर्म लकड़ी होना चाहिए, तो गांठ नहीं होना चाहिए, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। और सीजांड होना चाहिए, ये भी सही है। तो गलत यह है कि इसका प्रयोग हम ड्राइंग बोर्ड की लकड़ी में नहीं करते हैं। बोला कि टी स्क्वायर का नाम माप लिया जाता है, टी स्क्वायर का माप कहाँ तक लिया जाता है। तो टी स्क्वायर का जो माप लिया जाता है वो ब्लेड की लंबाई तक लिया जाता है। जितना ब्लेड की लंबाई होता है वो ब्लेड की लंबाई से लिया जाता है, हैंड की लंबाई से नहीं, ब्लेड की लंबाई से लिया जाता है, ब्लेड की लंबाई से लिया जाता है, ब्लेड की लंबाई से लिया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न में देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है कि टी स्क्वायर का कौन सा भाग है जो ड्राइंग बोर्ड का वर्किंग एज पर स्लाइड करता है। टी स्क्वायर का कौन सा भाग है जो ड्राइंग बोर्ड पर वर्किंग एज का स्लाइड करता है। तो कौन सा वर्किंग एज का स्लाइड करता है, तो एबोनी कार्य करता है। कौन सा, तो एबोन सॉरी टी स्क्वायर का कौन सा, टी स्क्वायर का बोला है, हम तो ड्राइंग बोर्ड का बता दिए। बोलता है ट्री स्क्वायर का। जैसे ये बताइए, ये टी स्क्वायर हो गया, ये टी स्क्वायर हो गया। तो बोलता है कि टी स्क्वायर का कौन सा भाग है जो ड्राइंग बोर्ड के वर्किंग एज पर स्लाइड करता है। तो ये हेड काम करता है। कौन करता है, हेड लगाया जाता है, और हेड लगाया जाता है तो हेड है जो स्लाइड का काम करता है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि केवल टी स्क्वायर का उपयोग करते हुए जिस प्रकार की लाइन खींची जा सकती है उनका चयन कीजिए। बोला है कि केवल टी स्क्वायर का प्रयोग करते हुए जिस प्रकार की लाइन खींची जा सकती है उसका चयन करना है। ये बताइए, टी स्क्वायर का सिर्फ प्रयोग करना है, तो पता है कि टी स्क्वायर का प्रयोग करके हम सीधी समांतर रेखा खींच सकते हैं। इसे ये बताइए कि टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर से हम क्या खींच सकते हैं, ये टी स्क्वायर से हम समांतर खींच सकते हैं, तो हम कह सकते हैं सीधी और समांतर रेखाएं खींच सकते हैं, सीधी और समांतर रेखाएं खींच सकते हैं। अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि टी स्क्वायर के हेड और ब्लेड के वर्किंग एज के बीच कितना डिग्री का कोण बनता है। तो जैसे ये बताइए कि हम बताए थे कि जैसे टी स्क्वायर का अगर बात करिएगा तो टी स्क्वायर के हेड और ब्लेड के बीच कितना डिग्री का कोण बनता है, तो 90 डिग्री का कोण बनता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि टी स्क्वायर की सहायता से सेट स्क्वायर द्वारा कई प्रकार की लाइनें खींची जाती है। तो सेट स्क्वायर द्वारा खींची जा सकने वाली लाइन की चयन कीजिए। बोला टी स्क्वायर की सहायता से सेट स्क्वायर के द्वारा कई, ये बताइए सेट स्क्वायर दो प्रकार का था, तो टी स्क्वायर जैसे इस तरीका से टी स्क्वायर बनाइएगा, टी स्क्वायर हो गया, टी स्क्वायर हो गया, और सेट स्क्वायर 45 डिग्री या एक बनाइएगा, जिससे कि इस तरीका से हम एक सेट स्क्वायर बनाते हैं। ये हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, यहाँ अगर बात करिएगा तो 60 डिग्री हो गया, और ये जो हो गया बड़ा कोण के सामने, ये बताइए छोटा कोण 60 डिग्री था, ये 30 डिग्री। तो अगर पूछा है कि बताइए खींची जाती है तो सेट स्क्वायर द्वारा खींची जाए लाइन का चयन करना है। बोलता टी स्क्वायर की सहायता से सेट स्क्वायर द्वारा कई प्रकार की लाइनें खींची जाती है, तो सेट स्क्वायर द्वारा खींची जा सकने वाली लाइनें का चयन करना है। ये बताइए, इनमें से हम कह सकते हैं कि क्षैतिज लाइनें खींच सकते हैं, समांतर लाइनें भी खींच सकते हैं, समांतर लाइनें भी खींच सकते हैं। लेकिन ये बताइए कि समांतर लाइनें इन दोनों का प्रयोग करके हम नहीं खींच सकते हैं, और समांतर ही क्या होता है, क्षैतिज होता है जो तल के साथ होता है, तो ये भी नहीं खींच सकते, ये भी नहीं खींचते। लेकिन सिंगल बोलता टी स्क्वायर के माध्यम से दोनों खींच सकते थे, लेकिन सेट स्क्वायर लगा दिया है, तो सेट स्क्वायर जब यहाँ सटेगा तो दोनों के माध्यम से तो समांतर रेखाएं नहीं खींची जा सकती है, लेकिन वर्टिकल लाइन हम खींच सकते हैं, वर्टिकल लाइन हम खींच सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि सेट स्क्वायर द्वारा टी स्क्वायर की मदद से डिग्री कोण गुणज लाइन की खींची जा सकती है। जो बोला है कि सेट स्क्वायर के टी स्क्वायर की मदद से कितने डिग्री की गुणज लाइनें खींची जा सकती है, तो हम बताए थे कि 15 डिग्री की गुणज लाइनें खींची जा सकती है, 15 डिग्री की गुणज लाइनें खींची जा सकती है। अगले देखिएगा, प्रोटेक्टर कोण मापने का उद्देश्य होता है। तो हम बताए थे कि प्रोटेक्टर होता है जो डिग्री को मापने का काम करता है। प्रोटेक्टर किसको मापने का करता है, तो डिग्री कोण मापने का कार्य करता है। अगले प्रश्न देखिएगा।
अगले प्रश्न में बोला गया है कि प्रोटेक्टर हो गया, बोला कि प्रोटेक्टर में से कौन सा कार्य किया जा सकता है। तो प्रोटेक्टर के माध्यम से हम बोले कि डिग्री कोण भी माप सकते हैं, कोण बना भी सकते हैं और वृत्त को विभाजित करके सेक्टर भी बनाना करते हैं, वृत्त को विभाजित करके सेक्टर भी बना सकते हैं। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिएगा, अच्छा ऊपर छूट गया है, ऊपर भी हम बता देते हैं, ठीक हो गया। एक 59 नंबर छूटा है। 59 नंबर में देखिएगा, बोला है कि प्रोटेक्टर से कितनी शुद्धता के कोण मापे या बनाए जा सकते हैं। प्रोटेक्टर से कितनी डिग्री की शुद्धता या मापन कोण बनाया जा सकता है। तो 1 डिग्री की शुद्धता या मापन कोण बनाया जा सकता है। प्रोटेक्टर से कितनी शुद्धता से कोण मापे व बनाए जा सकते हैं। तो 1 डिग्री कोण मापे या बनाए जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन देखिएगा, 60 हो गया। 61 देखिएगा, 61 में बोला गया है, कहा गया है कि प्रोटेक्टर बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो प्रोटेक्टर बनाने के लिए लकड़ी का भी उपयोग करते हैं हम, और सेलुलोइड का भी प्रयोग करते हैं, सेलुलाइट का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बोला कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में पेंसिल का चयन किस आधार पर किया जाता है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में पेंसिल की जो चयन होता है वो ग्रेड के अनुसार होता है। किसके? तो ग्रेड के अनुसार होता है। अगले क्वेश्चन देखिएगा, पेंसिल के ग्रेड हो गया। अगले क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि सबसे हार्ड ग्रेड पेंसिल कौन सी होती है। तो हम बताए थे कि सबसे हार्ड होता है कौन सा, तो 9H की पेंसिल होता है जो सबसे हार्डनेस होता है। अगला देखिएगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग में किस प्रकार की स्केल अधिक प्रयोग में लाए जाते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में किस प्रकार की जो स्केल होता है जो अधिक प्रयोग में हम लाते हैं, तो पतले, फ्लैट और क्रॉस सेक्शन प्रयोग में ज्यादा लाते हैं। पतले, फ्लैट और क्रॉस सेक्शन, पतले हो गया, फ्लैट हो गया और क्रॉस सेक्शनल ज्यादा प्रयोग में लाते हैं। बोला है कि अगले, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले में देखिएगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग में किस लंबाई के स्केल अधिक प्रयोग में लाए जाते हैं। बोलता है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में किस लंबाई का स्केल है जो अधिक प्रयोग में लाया जाता है। तो एक 150 mm का अधिक में प्रयोग लाते हैं और एक लाते हैं 300 mm का। तो 150 और 300 mm दोनों का प्रयोग में लाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में किस प्रकार की ड्राइंग शीट प्रयोग में लाई जाती है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में किस प्रकार की ड्राइंग शीट प्रयोग में लाई जाती है, तो मिल मेड पेपर लेके आते हैं। किसको प्रयोग करते हैं हम ज्यादा, तो मिल मेड पेपर में लाई जाती है। बोला है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में किस प्रकार की ड्राइंग शीट प्रयोग में लाई जाती है, तो मिल मेड पेपर का प्रयोग में हम लाते हैं। मिल मेड पेपर का कहा गया है कि टी स्क्वायर की शुद्धता को किस विधि से चेक किया जाता है। तो टी स्क्वायर की शुद्धता को किस विधि से चेक किया जाता है, तो टी स्क्वायर की 180 डिग्री कोण पर घुमाकर लाइन खींचकर। टी स्क्वायर की जो शुद्धता जो चेक होता है वो टी स्क्वायर को 180 डिग्री के कोण पर घुमाकर लाइनें खींचकर इसकी शुद्धता ज्ञात किया जाता है। अगले क्वेश्चन देखिएगा, बोला कि एक वृत्त में कितनी डिग्री होती है। तो एक वृत्त जब पूरी चक्कर लगाता है तो 360 डिग्री के कोण पर घूरता है, तो 360 डिग्री। अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि वृत्त के परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा क्या कहलाती है। वृत्त के परिधि पर जैसी परिधि है और परिधि पर दोनों मिलाने वाली एक सरल रेखा, तो क्या हम कहते हैं, तो इसी को हम जीवा कहते हैं। क्या बोलते हैं, तो जीवा कहते हैं। अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले में कहा गया है कि 1000 mm किस टी स्क्वायर की लंबाई होता है। तो 1000 mm का अगर बात करिएगा तो एक लिखेगा 0, T0, T1, T2, T3। इसी तरीक़ा से जब A0 आती, क्या बोलते हैं, D0 D1 लेते थे, तो उसी हिसाब से लेना है। यहाँ 1500 होगा, यहाँ 1000 होगा, यहाँ 700 होगा और यहाँ 500 होगा। तो ये बताइए कि कितना का पूछा है। तो पूछा गया है 1000 का, तो 1000 किस में जाएगा, तो T1 में जाएगा। किसमें, तो T1 में जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन देखिएगा, बोला है कि 9H किस ग्रेड की पेंसिल आता है। तो 9H में हम बताए थे कि सबसे हार्ड पेंसिल होता है, सबसे हार्ड पेंसिल होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा मुलायम पूछेगा तो 7B है जो सबसे मुलायम है। कितने ग्रेड के पेंसिल होते हैं, तो 18 ग्रेड के पेंसिल होते हैं। और कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के पेंसिल होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले में बोला गया है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में विभिन्न रेखाएं खींचने के लिए कई ग्रेड पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। तो निर्माण रेखाओं खींचने के लिए पेंसिल, कौन सा पेंसिल का उपयोग करते हैं। निर्माण रेखाओं को खींचने के लिए कौन सी पेंसिल का उपयोग करते हैं, तो इसको 2H या 3H का उपयोग करेंगे। 2H या 3H का प्रयोग करेंगे। अगले क्वेश्चन देखिएगा, बोला कि साधारण ड्राइंग के कार्यों में सामान्य तौर पर किस ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग नहीं किया जाता है। बोला है कि साधारण ड्राइंग के कार्यों में समान तौर पर किस ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो 2H पेंसिल का प्रयोग नहीं किया जाता है। 2H पेंसिल का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगले क्वेश्चन देखिएगा,
अगले में कहा गया है कि ड्राइंग पेंसिल का क्रॉस सेक्शन किस प्रकार का होता है। ड्राइंग पेंसिल का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो किस क्रॉस सेक्शन किस आकार का होता है, तो समषटाभुजाकार होता है, समषटाभुजाकार होता है। अगले क्वेश्चन देखिएगा, बोला कि किस उपकरण का प्रयोग निर्धारित लंबाई तक रेखाओं को मिटाने के लिए किया जाता है। बोला है कि किस उपकरण का प्रयोग हम निर्धारित लंबाई तक रेखाओं को मिटाने के लिए प्रयोग करते हैं, तो हम प्रयोग करते हैं इरेजिंग शील्ड का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि इरेजिंग शील्ड किस पदार्थ का बनाई जाती है। तो इरेजिंग शील्ड है जो किस पदार्थ की बनाई जाती है, तो स्टील की पतली पत्ती होती है, स्टील की पतली पत्ती होती है। इरेजिंग शील्ड किसका होता है, तो स्टील की पतली पत्ती होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बोला फ्रेंच कर्व किस वर्ग से संबंधित है। फ्रेंच कर्व जो है वो किस वर्ग से संबंधित है, तो फ्रेंच कर्व वृत्त और दीर्घवृत्त से संबंधित है, वृत्त और दीर्घवृत्त से संबंधित है। फ्रेंच कर्व का इसे अगर उपयोग का बात करेगा तो फ्रेंच कर्व है जो अव्यवस्थित चित्र को बनाने के लिए या फिगर को बनाने के लिए किया जाता है। अव्यवस्थित जिसका फिक्स कोई आकार नहीं होता है, इसको बनाने के लिए करते हैं। तो किसमें होता है, तो वृत्त और दीर्घवृत्त का भी पार्ट है। अगले क्वेश्चन देखिएगा, बोला कि पैमाने विभिन्न पदार्थों के बनाए जाते हैं, तो इनमें से सबसे टिकाऊ पदार्थ को छाटे। बोला पैमाने हैं जो विभिन्न पदार्थों को बनाए जाते हैं, तो इनमें सबसे टिकाऊ पदार्थ को छाटे। तो सबसे ज़्यादा टिकाऊ जो होता है वो स्टेनलेस स्टील का होता है, स्टेनलेस स्टील का होता है। अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में पेंसिल का चयन किस आधार पर किया जाता है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो पेंसिल का जो चयन होता है वो किस आधार पर किया जाता है, तो लाइन वर्क के प्रकार पर होता है, लाइन वर्क के प्रकार पर होता है कि किस हिसाब से लाइन खींचा रहा है उस वर्क के आकार पर होता है। अगले क्वेश्चन बोला है कि 2H पेंसिल का उपयोग करते हैं। तो 2H पेंसिल का उपयोग कहाँ करते हैं, तो 2H पेंसिल जो प्रयोग होता है वो कम दिखने वाली लाइन खींचने के लिए करते हैं, क्योंकि मध्यम है इसलिए कम दिखने वाली लाइन में खींचने के लिए प्रयोग करते हैं 2H पेंसिल। अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले में कहा गया है कि निम्न में से सबसे मुलायम ग्रेड की पेंसिल कौन सी है। तो निम्न में से सबसे मुलायम ग्रेड का अगर बात करेगा तो हम बोले थे कि मुलायम ग्रेड का जैसे कि 9H से शुरू करिएगा तो 9H 8H 8H से डॉट 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 करके B 2B 3B, तो इस तरफ जाइएगा तो मुलायम बढ़ेगा। तो ये बताइए कि कौन सा होगा, B होगा या 1B होगा या 2B होगा। तो कौन सा होगा, 2B होगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, या ये बताइए कि एक HB दिया हुआ है, तो ये बताइए HB पहले आता है, HB पहले आता है तब B आता है, तो पहले कौन आ गया, HB आ गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा, एक सेकंड, कौन सा बोला, निम्न में से सबसे मुलायम ग्रेड की पेंसिल कौन सी होती है। तो मुलायम ग्रेड की यहाँ हो जाएगा कौन सा, 2B, क्योंकि 2B लास्ट में आया है, 2B यहाँ तक है और आगे कोई भी ऑप्शन है इस जगह पर अगर 3B रहता या 4B रहता तो कौन सा हो जाता, 4B। सबसे मुलायम में कौन हो जाएगा, तो 7B हो जाएगा सबसे मुलायम में, लेकिन ऑप्शन के अनुसार बोला है मुलायम, तो कौन सा हो जाएगा, 2B हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि वह कौन सी पेंसिल है जिससे मुक्त हस्त चित्रण किया जाता है, मुक्त हस्त चित्रण किया जाता है। तो मुक्त हस्त चित्रण जो किया जाता है वो किया जाता है HB से, किससे, तो HB से किया जाता है। अगले क्वेश्चन देखिएगा, विमांकन और अक्षरांकन किस पेंसिल से किए जाते हैं। विमांकन और अक्षरांकन किस पेंसिल से किए जाते हैं, तो विमांकन के लिए या अक्षरांकन के लिए सबसे ज़्यादा मुलायम पेंसिल की जरूरत पड़ती है, वो कौन सा है, तो 7B है, 7B है जो मूल्यांकन और अक्षरांकन के लिए प्रयोग होता है। अगले क्वेश्चन बोला है कि 4H 5H और 9H पेंसिल किस ग्रेड की पेंसिल है। ये बताइए कि 4H से 9H की तरफ जा रहे हैं तो पता है कि 9H है जो कठोर पेंसिल होता है, तो ये कौन सा है, तो कठोर ग्रेड की पेंसिल है, कठोर ग्रेड की पेंसिल है। अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले पेंसिल में कहा गया है कि टी स्क्वायर से अधिकतम किस प्रकार की रेखाएं खींची जाती है। टी स्क्वायर से अधिकतम किस प्रकार की रेखाएं खींची जाती है, तो ये टी स्क्वायर है, अगर हम टी स्क्वायर बनाते हैं तो ये टी स्क्वायर है, और टी स्क्वायर से कैसी रेखाएं खींची जाती है, तो क्षैतिज रेखाएं समांतर खींची जाती है। अगर टी स्क्वायर का बात करेगा तो ये क्या हो गया, तो ये हेड हो गया, और ये क्या हो गया, तो ये ब्लेड हो गया, ब्लेड हो गया। और हेड और ब्लेड के बीच में जो कोण बनता है वो कितना बनता है, तो 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये क्षैतिज समांतर रेखाएं को खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन देखिएगा,
अगले क्वेश्चन में कहा गया है, बोला गया है कि 30 डिग्री और 60 डिग्री सेट स्क्वायर में कोण अल्फा कितना होगा। तो ये अल्फा बताना है, तो 30 डिग्री और 60 डिग्री का कोण लेना है। तो ये बताइए कि अगर हम बात करते हैं सबसे बड़ी कोण के सामने, तो सबसे बड़ी कोण के सामने ये हो जाएगा 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो 30 डिग्री ये हो गया, 60 डिग्री ये हो गया, तो 30 डिग्री है तो हम बताए थे कि एक स्ट्रेट लाइन पर कितना बनाता है, तो 180 डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का बनता है। तो 30 बन गया, तो यहाँ कितना बच गया, तो 150 डिग्री बच गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन में कहा गया है, बोला गया कि इनमें से सबसे बड़े साइज की ड्राइंग कौन सा है। तो सबसे बड़े साइज का अगर बात करेगा तो D0 होता है, D1 होता है, D2 होता है, D3। इसको अगर करिएगा तो 1500, 1000 और 25। इसी तरीक़ा से 1700 और 25। तो नीचे जब धीरे धीरे जाइएगा तो साइज घटते जाता है, तो सबसे बड़ा साइज किसका हो जाएगा, तो D0 को होगा। D0 का साइज सबसे बड़ा होगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इनमें से सबसे छोटी साइज की ड्राइंग कौन सी है। तो इनमें से सबसे छोटी साइज अगर बोलेगा तो सबसे छोटी साइज का ड्राइंग कौन सा हो जाएगा, तो नीचे जा रहे थे तो क्या हो रहा था, घट रहा था, तो D4 हो जाएगा सबसे छोटी साइज। सबसे बड़ी साइज बोलता था कौन सा होता, तो D0 सबसे बड़ी साइज होता। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। टी स्क्वायर का माप किस से लिया जाता है। टी स्क्वायर का जो माप होता है वो किस से लिया जाता है, तो ये बताइए कि ये टी स्क्वायर है। और टी स्क्वायर का जो माप लीजिएगा वो किससे लेना है, तो ब्लेड की लंबाई से लेना है। ब्लेड की लंबाई हुआ, तो ब्लेड की लंबाई से हम टी स्क्वायर की माप लेते हैं। अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि T1 साइज की टी स्क्वायर की लंबाई होती है। T1 साइज की टी स्क्वायर की लंबाई कितनी होती है। तो हम बताए थे कि T1 साइज का जो लंबाई होता है वो कितना होता है, तो 1000 mm होता है। 1000 mm है जो T1 साइज की लंबाई है। अगले प्रश्न में कहा गया है कि सेट स्क्वायर के एक सेट में कितनी संख्या होता है। तो पहले पता है आपको कि सेट स्क्वायर जो होता है वो कितने प्रकार के होता है, तो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है 45 डिग्री और 90 डिग्री तो कॉमन होता है। दूसरा होता है 30 डिग्री और 60 डिग्री होता है। तो ये बताइए कि सेट स्क्वायर 2 प्रकार का, इन बोला है कि एक सेट में, जैसे एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो एक सेट में कितनी संख्याएं होते हैं, तो 2 संख्याएं होते हैं। एक 45 का होता है 2, और इसमें भी 30 डिग्री और 60 डिग्री का होता है 2। तो हम कह सकते हैं कि एक सेट में कितने संख्या होते हैं, तो 2 होते हैं। 90 डिग्री को नहीं लेना रहता है, 90 डिग्री ऑटोमेटिक काउंट किया जाता है जो दोनों में कॉमन हो। इस प्रश्न में देखिएगा, बोलता है कौन सा कोण है जो समूह सेट स्क्वायर का नहीं है। तो सेट स्क्वायर में पता है कि 30 और 60 और 90 है, 45 90 है, लेकिन 15 75 और 90 नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो सेट स्क्वायर का भाग नहीं है। अगले प्रश्न कहा गया है कि इसका प्रयोग 0 डिग्री से 180 डिग्री या 360 डिग्री तक कोण बनाने में मापने में किसको प्रयोग किया जाता है। तो ये बताइए कि 360 डिग्री या 180 डिग्री के कोण जो हम बनाते हैं वो किससे बनाते हैं, तो प्रोटेक्टर से बनाते हैं। किससे, तो प्रोटेक्टर से बनाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न में कहा गया है, अगले प्रश्न में है कि बड़ी कंपास से अधिकतम व्यास के वृत्त खींचने के कंपास में इसे क्या लगाया जाता है। ये पिछले में भी हम क्वेश्चन करवाए थे, बोले थे कि जैसे कंपास है, एक तो उसका एस्टिमेट है खींचने का जो आकार है, लेकिन उससे भी बड़ा अगर खींचना चाहता है तो उसमें लेंथनिंग बार लगाना पड़ेगा। तो बड़े व्यास के वृत्त खींचने के लिए उसमें लेंथनिंग बार लगा के प्रयोग कर सकते हैं, बड़े वृत्त बनाने के लिए। अगले प्रश्न में कहा गया है कि सबसे छोटे आकार की ड्राइंग शीट कौन सा होता है। तो सबसे छोटे आकार का अगर बात करेगा तो ऊपर होता है A0, A1, A2 और A3। इसी तरीक़ा से नीचे चला जाता है। तो सबसे छोटी आकार का अगर बोला है तो ऊपर तो सबसे बड़ा आकार का होगा, तो सबसे छोटी आकार कौन हो जाएगा, तो A5 हो जाएगा। सबसे छोटी आकार कौन सा होगा, तो A5 होगा। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग एक भाषा है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग एक भाषा का अगर बात करेगा तो इंजीनियरिंग ड्राइंग एक विश्वव्यापी भाषा है, विश्वव्यापी भाषा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि IS 1360 1989 के अनुसार T3 का साइज क्या है। T3 का साइज क्या है। तो हम बताए थे कि T0, T1, T2
और T3। अगर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1500 होगा। ये कितना होगा, तो 1000 होगा। ये कितना, तो 700 हुआ, और ये हुआ 500। तो T3 का साइज कितना है, तो 500 है। तो ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि सेट स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है। सेट स्क्वायर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो सेट स्क्वायर को समांतर लाइन खींचने के लिए भी किया जाता है और ऊर्ध्वाधर लाइन खींचने के लिए भी किया जाता है। तो सेट स्क्वायर का दोनों में प्रयोग करते हैं, समांतर लाइन और ऊर्ध्वाधर लाइन दोनों में। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि क्लिनेग्राफर एक क्या है, तो क्लिनेग्राफर का अगर बात करेगा तो एक समायोजित सेट स्क्वायर होता है। क्लिनेग्राफर क्या होता है, तो एक समायोजित सेट स्क्वायर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन देखिएगा, बोला ड्राइंग उपकरण रखने के बॉक्स को कहा जाता है। ड्राइंग उपकरण रखने वाले बॉक्स को हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है जो ड्राइंग बोर्ड का उपकरण रखा जाता है। अगले प्रश्न में देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि बड़ी कंपास में दो टांगे होती है जिन्हें जोड़ा जाता है। बोला है कि बड़ी कंपास में दो टांगे होती है और जिन्हें जोड़ा जाता है। तो जिन्हें जोड़ा जाता है, नी जोड़ से जोड़ा जाता है, नी जोड़ से उसको जोड़ा जाता है। दो टांगे होता है जिसको किससे जोड़ा जाता है, तो नी जोड़ से जोड़ा जाता है। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि इसका प्रयोग फालतू लाइनों को मिटाने के लिए किया जाता है। मतलब इसका प्रयोग है जो फालतू लाइनों को मिटाने के लिए प्रयोग करते हैं, तो रबड़ या इरेजर का उपयोग करते हैं। रबड़ या इरेजर का उपयोग करते हैं। अगले प्रश्न में देखिएगा, बोला ट्रेनिंग के लिए छोटे आकार की मशीन का प्रयोग किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, तो ट्रेनिंग के लिए छोटे आकार मशीन का प्रयोग किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो मिनी ड्राफ्टर बोलते हैं। मिनी ड्राफ्टर बोलते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि दो बो पेंसिल और बो पेन कंपास का प्रयोग त्रिज्या के वृत्त को बनाने में किया जाता है। बोला गया है कि बो पेंसिल और बो पेन कंपास का कितना एमएम की त्रिज्या बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, तो 25 एमएम त्रिज्या बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। किसको, तो बो पेंसिल को और बो पेन कंपास को हम 25 एमएम की त्रिज्या बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। बोला है कि पेचकस का प्रयोग किया जाता है। पेचकस का जो हम प्रयोग करते हैं वो करते हैं स्क्रू कसने या खोलने के लिए या स्क्रू को समायोजित करने के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि मिनी ड्राफ्टर एक संयुक्त रूप है। मिनी ड्राफ्टर जो है वो एक संयुक्त रूप होता है। तो मिनी ड्राफ्टर का अगर काम का अगर बात करिएगा तो टी स्क्वायर और सेट स्क्वायर का ही सेट का काम करता है और प्रोटेक्टर और स्केल इसका भी काम करता है। तो मिनी ड्राफ्टर हो गया जो टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर और प्रोटेक्टर और स्केल सारा का काम कर देता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि टी स्क्वायर के दो भाग होते हैं, एक हेड होते हैं और दूसरा ब्लेड, निम्न में से सीरा क्रियान्वयन होता है। बोला है कि टी स्क्वायर के दो भाग होते हैं। टी स्क्वायर के दो भाग होते हैं, एक हेड होता था, दूसरा ब्लेड, निम्न में से सीरा क्रियान्वयन किसका होता है, तो सीरा क्या होता है, तो ब्लेड का होता है। सीरा किसका होता है, तो ब्लेड का होता है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि पेंसिल के ग्रेड किन तत्वों पर आधारित होता है। तो पेंसिल का जो ग्रेड होता है वो लीड की हार्डनेस और सॉफ्टनेस पर आधारित होता है। तो पेंसिल का ग्रेड किस तत्वों पर आधारित होता है, तो हार्डनेस और सॉफ्टनेस पर आधारित होता है। अगले प्रश्न में देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि पेंसिल के ग्रेड किस आधार पर चयन किया जाता है। तो पेंसिल के ग्रेड किस आधार पर चयन किया जाता है, तो कार्य खींची जाने वाली रेखा और प्रयुक्त कागज पर डिपेंड होता है। जैसे पेंसिल का जो ग्रेड लेना है वो कार्य में खींचे जाने वाली रेखाएं और प्रयुक्त कागज के अनुसार ही पेंसिल का ग्रेड का चयन किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि इंजीनियरिंग स्केल में चिन्ह M5
चीन M5 पैमाना का इंगित करता है। तो चीन M5 पैमाना का जो इंगित करता है वो डायरेक्ट याद रखेगा कि 1:200 1:2 या 1:200 होता है जो M5 पैमाना को इंगित करता है। बोला कि A1 आकार की रेखांकन शीट का आयाम क्या होता है। तो आपको हम पिछले से बताते आ रहे हैं कि A1 का जो साइज होगा वो बताइए कि A0 का साइज कितना होता है, तो 841 और 1189। तो इसी तरीक़ा से A1 का साइज बताए थे कि 1189 का हाफ करेगा तो 594 और फिर 841 यहाँ लिख देना है। इसी तरीक़ा से क्रम आगे बढ़ाते जाइएगा तो इसका राइट आंसर होगा 594 × 841। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि किसी वस्तु की छाया, रंगों, फोटो और वृक्षों की छाया की ड्राइंग बनाना साधारण तो क्या कहलाता है। किसी भी वस्तु की छाया, रंगों, फोटो, वृक्षों की छाया की ड्राइंग करना ये क्या कहलाता है। तो कहलाता है साधारण ड्राइंग भी कहलाता है और कलात्मक ड्राइंग भी कहलाता है। साधारण ड्राइंग भी कहलाता है और कलात्मक ड्राइंग भी कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन देखिएगा। बोला कि सेट स्क्वायर किस पदार्थ का बना होता है। सेट स्क्वायर है जो किस पदार्थ का बना होता है। तो सेट स्क्वायर का अगर बात करिएगा तो सेट स्क्वायर लकड़ी का भी बनता है, प्लास्टिक का भी बना होता है और स्टील का भी बना होता है। तो सेट स्क्वायर जो है वो तीनों का बना होता है, लकड़ी, प्लास्टिक और स्टील। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि 40 mm तक एक व्यास वृत्तचाप खींचने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो 40 mm व्यास तक खींचने के लिए हम लोग छोटा कंपास का उपयोग करते हैं, छोटा कंपास का। अगर बड़ी कंपास का अगर बात करिएगा तो 150 mm त्रिज्या खींचने के लिए करते हैं। छोटी कंपास का बात करिएगा तो इसका रेंज जो होता है वो 25 mm व्यास से 50 mm व्यास तक खींचने का काम करता है। 25 mm व्यास से 50 mm व्यास तक खींचने का काम करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रोटेक्टर में कोण आशंकित होते हैं। प्रोटेक्टर का जो होता है वो कोण कितने डिग्री का आशंकित होता है। तो प्रोटेक्टर का होता है 0 डिग्री से 180 डिग्री। बोलता है कि प्रोटेक्टर में कोण आशंकिक होते हैं कितना का। तो आशंकिक होते हैं 0 से 180 डिग्री का। अगले क्वेश्चन देखिएगा। ऐसे प्रोटेक्टर का बात करेगा तो 360 डिग्री का बना सकता है, लेकिन आशंकिक का बात किया है इसलिए 180 डिग्री दिया है। फ्रेंच कर्व कितने कितने सेटों में उपलब्ध होता है। तो फ्रेंच कर्व का अगर बात करेगा तो फ्रेंच कर्व है जो 10 प्रकार में होता है, 10 प्रकार में छोटे छोटे सेट किया जाता है। तो फ्रेंच कर्व कितने कितने सेटों में रहता है, तो 10 सेटों में रहता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ड्राइंग स्याही किस नाम से प्रचलित है। ड्राइंग स्याही जो है वो किस नाम से प्रचलित है। तो भारतीय स्याही के नाम से प्रचलित है। भारतीय स्याही के नाम से प्रचलित है ड्राइंग स्याही। अगले प्रश्न में बोला गया है कि लेड पेंसिल बनाने में प्रयोग होने वाला पदार्थ कौन सा होता है। तो लेड पेंसिल बनाने में जो पदार्थ जो प्रयोग करते हैं किसका हम प्रयोग करते हैं, तो ग्रेफाइट का करते हैं। ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। हार्डनेस के लिए क्ले का भी प्रयोग किया जाता है। उसमें हार्डनेस जब लाना है तो क्ले का प्रयोग करते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है कि पेंसिल लीड को क्या कहा जाता है। तो पेंसिल और लीड को हम लोग क्या कहते हैं, तो पेंसिल और लीड को ही हम क्या कहते हैं, ग्रेफाइट कहते हैं। पेंसिल और लीड को क्या कहा जाता है, तो ग्रेफाइट कहा जाता है। अगले प्रश्न में बोला कि A4 शीट का आकार क्या होगा। A4 शीट का आकार का अगर बात करेगा तो आपको हम बताते आ रहे हैं शुरुआत से कि A0, A1, A2, A3 और A4। तो आपको A4 शीट का आकार पूछा है तो एक आकार हम बता देते, उसके हिसाब से आप लगा लीजिएगा 1194, 1189। इसको हाफ करेगा तो 594 और इसको यहाँ लाना है तो 841। फिर 841 को हाफ करिएगा तो 420, फिर 594 यहाँ लाना है। इसी तरीका से मेथड लगाइएगा और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। A4 शीट का साइज 210 × 297। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है कि रंगीन ड्राइंग शीट क्या सीमितता है। रंगीन ड्राइंग शीट की क्या सीमितता होती है। तो यह रेखाओं के उभार में बाधक होती है। रंगीन ड्राइंग शीट की क्या सीमितता होती है, तो यह रेखाओं के उभार में बाधक होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न में कहा गया है, देखिएगा, बोला है कि पेपर पर बनी
पेपर पर बनी ड्राइंग की लंबाई और वस्तु की मूल लंबाई को प्रकट करने वाले पैमाने को क्या कहा जाता है? तो निरूपक पैमाना कहा जाता है, निरूपक भिन्न कहा जाता है। बोला कि जब ड्राइंग और वस्तु के मूल रूप की लंबाई समान हो तो स्केल क्या कहलाती है? जब ड्राइंग और वस्तु के मूल रूप की लंबाई समान हो तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसी को हम बोलते हैं, बोला जब ड्राइंग वस्तु के मूल रूप की लंबाई समान हो तो वो स्केल को हम क्या कहते हैं? तो फुल स्केल कहते हैं, फुल स्केल कहा जाता है। लेकिन एक बात करिएगा, 22 का 222 का जो आंसर होगा वो बोला गया है कि पेपर पर बनी ड्राइंग की लंबाई और वस्तु के मूल लंबाई को हम स्केल कहते हैं, निरूपक लंबाई नहीं होगा, क्या बोलते हैं? स्केल बोलते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि जब ड्राइंग की लंबाई वस्तु की मूल लंबाई से अधिक होती है तो स्केल क्या कहलाती है? जब ड्राइंग की लंबाई वस्तु की मूल लंबाई से अधिक होती है तो वो स्केल जो कहलाती है वो रिड्यूसिंग स्केल कहलाती है। जब ड्राइंग की लंबाई वस्तु की मूल लंबाई से अधिक होती है तो वो स्केल को हम क्या बोलते हैं? तो रिड्यूसिंग स्केल बोलते हैं, रिड्यूसिंग स्केल बोलते हैं। दोस्त बता देते हैं कि इसमें इंस्ट्रूमेंट में 224 क्वेश्चन था, वो सारा हम करवा दिए हैं। इसके बाद आपका लाइंस चैप्टर स्टार्ट होगा जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का ही है। इसके बाद हम ड्राइंग जब खत्म हो जाएगा तब बेसिक साइंस में ऑब्जेक्टिव की तरफ मुड़ेंगे। ठीक, पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जरूर राय दीजिएगा। जो भी कैंडिडेट पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट इसका बना हुआ है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए इस सेशन के देखने के लिए धन्यवाद।